सरेआम चौक पर बीच चौराहे में फांसी दे दी जाए परिवार सहित और नीचे लिख दिया जाए इनका न्याय मांगना अपराध है। हमसे अच्छे तो कुत्ते रहे। कुत्तों की याचिका पे सुनवाई भी हो गई, आदमियों की याचिका पे कोई सुनवाई नहीं है वहां पे। तो ना हाई कोर्ट ने सुनी ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनी हमारी बात। हमने उनको इतने पत्र लिखे हजारों, एक पत्र का भी जवाब नहीं आया। भारत के न्यायिक व्यवस्था के अंधेरे गलियारों में शास्त्री नगर के दो भाई महेश मित्रा और नरेश मित्रा 25 वर्षों से अपनी ही जमीन के लिए जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण की सन 2000 की स्वरोजगार योजना के तहत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर आवेदन किया था, लेकिन यह सपना एक अंतहीन दुस्वप्न बन गया। 40 से अधिक अदालती आदेश उनके पक्ष में, फिर भी न्याय नहीं। सुप्रीम कोर्ट की याचिका बिना सहमति के वापस ली गई। आईएएस अधिकारी की उत्पीड़न, सांठगांठ का आरोप, ये कहानी सिस्टम की विफलता को उजागर करती है। क्यों असफल हो रही है न्याय व्यवस्था? क्या पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगी बदलाव? जानिए ये चौंकाने वाली सच्चाई जो न्यायपालिका को हिला सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और हमारे साथ हैं महेश मित्रा और नरेश मित्रा। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका। सबसे पहले सर, जिस केस के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं उसके बारे में जानेंगे। 2000 में जो ये स्कीम आई थी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बताइए कि क्या हुआ था और किस चीज के लिए आप लोग 25 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यह मामला मेरे स्वरोजगार, क्योंकि मैं एक ऑटोमोबाइल, हम दोनों ब्रदर ऑटोमोबाइल डिप्लोमा धारक हैं, जिसके बाद हमने यह एक आवेदन किया था यूपी सरकार और उनके ही एक संस्था द्वारा लाई गई, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा लाई गई योजना में, जो पहले आओ पहले पाओ, बिना किसी औपचारिकता हाथों हाथ ऑन द स्पॉट आवंटन करना था, उसमें आवेदन किया था। उसमें हमने 500 से 1000 मीटर का प्लाट के लिए, औद्योगिक प्लाट के लिए आवेदन किया था। औद्योगिक भूखंड नोएडा में किस जगह पर है ये ग्रेटर नोएडा में था मैम। नोएडा से आगे ग्रेटर नोएडा इकोटेक योजना थी। अच्छा, जिसके अंतर्गत हमने आवेदन किया था। अभी वहाँ कुछ चल रहा है, डेवलपमेंट कुछ है? डेवलपमेंट सरकारी है, हमारी को तो प्लाट दिया ही नहीं, भूखंड दिया ही नहीं। अच्छा, हाँ जी। फिर आगे क्या हुआ? तो यह योजना जब लाए थे तो उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि हम सभी को देंगे और दिल्ली से उजड़े हुए उद्योगों को हम ग्रेटर नोएडा में बसाएंगे। ये उसका विज्ञापन है जो दिया गया था, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो दिल्ली में जो उद्योग उजाड़े गए थे उसमें आपका उद्योग भी उजाड़ा गया था? हाँ जी। क्या हुआ था? ये शीला दीक्षित जी की सरकार थी उस वक्त, दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। उन्होंने सीलिंग वगैरह करी थी, तो उसमें हमारा किस चीज का काम था? ऑटोमोबाइल वर्कशॉप थी मैम, छोटी सी। किस नाम से? मित्रा ऑटोमोबाइल्स के नाम से। अच्छा, हाँ जी। तो उसको सील कर दिया गया। हाँ जी। फिर आप लोगों को कोई होप नहीं दिखा, तो आप लोगों ने फिर सोचा कि जगह तो ले इतने में यह स्कीम लाए यूपी गवर्नमेंट वाले और प्राधिकरण ने मिलकर यह योजना लगाई थी, जिसमें शिविर लगाया था प्रगति मैदान में, जिसका, और 27 और 28 दिसंबर को इसका अखबार में विज्ञापन निकाला था उस योजना का। तो उसमें हमने पूछकर, इनके अधिकारियों से पूछकर ही फार्म भरा था, जो उन्हीं के अधिकारियों ने स्वयं अपने हाथों से अपने पेन से भरा था हमारा फार्म। और उन्होंने जो औपचारिकताएं बताई थी, जो पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह लाने को कहा था, वो लेके प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाने को कहा था, हमारे डिप्लोमा के कागजात, सर्टिफिकेट वगैरह लगे थे, वो जमा करवा दिए गए थे। और उन्होंने हमें 6/1/2001 को यह जमा करवाया था। 11/1/2001 को हमें बुलाया था प्रगति मैदान में, जहां ये फार्म जहां से लिया था वहीं से हमें बुलाया था इंटरव्यू के लिए कि सीईओ आएंगे, आपको हाथों हाथ आवंटन करेंगे। हमारा 6ठा नंबर था, हमारे आगे वाले को आवंटन मिला, पीछे वाले को मिला, हमें ही नहीं मिला। कारण क्या लग रहा था आपको? कोई कि भैया कारण नहीं सबको मिल रहा है, आपको नहीं दे रहे? हमें अंदर सीईओ से मुलाकात ही नहीं करने दी, सीईओ के पास जाने ही नहीं दिया।
लेकिन तो ये व्यवहार सिर्फ आप लोगों के साथ किया गया, आपके साथ में और लोगों ने भी लिया? अगर उन्हें गलत करना होता तो वो उनके साथ भी करते, सिर्फ आप लोगों के साथ क्यों किया? इसका कारण तो कभी नहीं बताया गया जी। लीगल ऑफिसर भी थे वहां पे, जनरल मैनेजर भी थे, और भी लोग थे जिन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। सीईओ से मिलना देर किया। विशेष कार्यकारी अधिकारी आर.के. सिंह भी थे, एसपी सिंह भी थे वहां पे। अच्छा, और अभी भी लोग आपने थे। ड्राफ्ट के बारे में बताया, कितने रुपए का ड्राफ्ट बनवाया था? मैम 20,000 रुपए का 2% उन्होंने फीस मांगी थी राशि, और 5,000 रुपए फीस मांगी थी प्रोसेसिंग फीस। अच्छा। तो ब्रोशर में लिखा हुआ है, ये ब्रोशर है उसका, उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन वगैरह लिखी हुई है, और रेट भी लिखा हुआ है। ये वो रेट है, और ये उसकी टर्म एंड कंडीशन है। ये ओरिजिनल ब्रोशर है जिसकी फोटोकॉपी है ये। आपको भी इस स्कीम के बारे में न्यूज़पेपर से ही पता चला या कहीं और से पता चला? नहीं, न्यूज़पेपर में ही आया था जी, नवभारत में भी आया था, शायद तो आपने चेक दैनिक नहीं जागरण किया में सही आया से, जाके रेकी नहीं करी वहां पे कि जहां आप जमीन लेने जा रहे, जहां 2000 में 20,000? सरकारी योजना थी, सरकारी योजना थी। तो इस वजह से आप लोगों ने ट्रस्ट हाँ किया जी, कि सरकार पैसा हमने गमन भी नहीं करेगी। सपना देखा कि हमारी भी वर्कशॉप होगी, लेकिन उसको चकनाचूर कर दिया गया IAS अधिकारी द्वारा। सबसे बड़ी बात कि किस्तों में सरकार दे रही थी, सब्सिडी दे रही थी, क्योंकि हम डिप्लोमा धारक थे और उन्होंने वहां बसाना था। इकोटेक योजना में यह साफ साफ उल्लेख है। कोई ब्रोकर तो नहीं था बीच में जिसके नहीं जी, चक्कर नहीं, में आप फंस गए? कोई ब्रोकर डायरेक्ट नहीं था। गवर्नमेंट के साथ था आपका? सरकारी अधिकारी, IAS अधिकारी तक इन्वॉल्व थे इसमें। IAS अधिकारी CEO ऑफ द ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ही यह योजना का शुभारंभ किया गया था। अच्छा। तो वो तो गवर्नमेंट द्वारा ही IAS अधिकारी अपॉइंट होता है। प्राधिकरण 1976 के अनुसार ही बना था, औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा का। अच्छा, नोएडा आप का लोगों ने ही डिप्लोमा अपनी कहाँ से लिया? पूसा ITI से किया था मैडम। अच्छा। हाँ जी, 1993 से 1996 तक किया था। अच्छा, मतलब आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी लेने से बहुत पहले ही डिप्लोमा हाँ ले जी। लिया था? हाँ जी, अच्छा। अच्छा एक्सपीरियंस भी था हमें उससे पहले भी। मारुति होंडा हुंडई का एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल है, और भी कई कंपनियों का। वो जो सरकारी कोर्स वगैरह होते हैं वो भी उन्होंने करवा रखे थे हमें। आप पूरी तरीके से प्रिपेयर थे अपनी शॉप खोलने के लिए? हाँ जी, पहले से चला रहे थे, रनिंग हमारा था। शीला दीक्षित जी ने बंद करवाया ना, पहले से हमारा रनिंग था। सही काम चल रहा था? सही काम चल रहा था वो तो। उसके बाद इन्होंने स्कीम निकाली तो हमने भी देख लिया क्या एक अच्छी जगह इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी तो अपनी आपने खुद अपने की प्रोजेक्ट वर्कशॉप की होगी। रिपोर्ट जमा कराई थी? हाँ जी, पहले जो इन्होंने हमने जितना भरा था 1000 मीटर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की रिपोर्ट, और भी अन्य दस्तावेज जो उनकी मांग थी उसके अनुसार जमा किए थे। तो ये चीजें थी आपकी रिपोर्ट में? हाँ जी, और भी अन्य दस्तावेज थे। जो कुछ औपचारिकताएं उन्होंने पूरी करी थी वहीं पर ही। कुछ औपचारिकताएं तो स्वयं अधिकारी ही पूरी करा रहे थे, क्योंकि लेने वाले लोग बहुत कम थे। अच्छा। 6ठा नंबर हमारा था। हमने सबसे पहले 28 तारीख को निकाली गई योजना का 6 तारीख को फॉर्म भरा, तो 6ठा नंबर हमारा था। तो लोग सोच लो नहीं आ कितने रहे थे लोग ये रहे होंगे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो जंगल होता था, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खेत थे, मतलब झाड़ होते थे वहां पे, जहां इन्होंने हमें दिखाया था कि दूर से कि हाँ जी ये जमीन हम यहाँ आवंटित करेंगे आपको। मैडम पसंद करवाकर ही 5-6 भूखंडों को घुमाने के बाद ही आपको आवंटन, मतलब जो आवंटन दिया जाना था, पहचान करानी थी भूखंड की, वो आपको घुमाकर पहचान करवानी थी। जो 6 तारीख से और 11 तारीख को जब CEO ने आना था, उसके बीच का पार्ट इस बात का लिए था। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब उन्होंने नहीं दिया बिना कारण, कोई कारण नहीं बताया, तो हमने CEO को अप्रोच किया, उनके ऑफिस गए, तो वो वहां से हमें मिले। उन्होंने हमें वादा किया, भरोसा दिलाया कि मैं इस पर देखूंगा कि आपको क्यों नहीं मिला है, आप एलिजिबल हो। उन्होंने हमें पुष्टि की कि आप एलिजिबल हो, तभी आपका फॉर्म भी भरा गया है और स्वीकार किया गया है। आपके पैसे भी जब भरे लिए गए हैं, नहीं तो हम हाथों हाथ आपको वापिस कर देते। यहां तक उन्होंने मौखिक तौर पर बोला, लेकिन उसके बाद भी हमें नहीं मिला। तब हम लगातार उनसे टच में रहे, पत्राचार जारी रखा, उनसे दोबारा पुनः मिले, तो उन्होंने अपने निजी तौर पर इस मामले को देखने के लिए कहा। और लेकिन
उसके बाद जब उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद भी सन 2002 आ गया। 5/3/2002 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हमें एक पत्र भेजता है। उसमें यह कहता है कि 1000 मीटर का भूखंड आवंटित करने की प्रार्थना की है आपने। यह मानता है कि मैंने 1000 मीटर मांगा है, लेकिन उसमें यह लिखता है कि ऑटोमोबाइल कार्यशाला हेतु, मतलब कि ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन के लिए 2.5 एकड़ से कम की भूमि आवंटित करना संभव नहीं है। यह वो पत्र है। और तो पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। हाँ, अपना रुख बदल दिया, अपना स्टैंड बदल दिया, क्योंकि पहले ब्रोशर में कुछ भी ऐसा कहा नहीं गया, कुछ भी ऐसा उल्लेख ही नहीं है कि किस आपके उद्योग ब्रोशर को। में साफ लिखा हुआ है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, ब्रोशर की कॉपी है हमारे पास, ब्रोशर की कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है मेरे पास। और उसमें टर्म एंड कंडीशन में उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है हम लघु उद्योग बसाएंगे, हम बड़े उद्योग बसाएंगे, हम सूक्ष्म उद्योग बसाएंगे, और उसमें आपको इस टाइम पेमेंट करनी है और इस टाइम हम आपको आवंटित कर देंगे, बस। इससे अलावा उन्होंने ये जरूर दिखाया है कि FAR एरिया कितना होगा, कितना रेट होगा, या किस किस उद्योग को लगाने दिया जाएगा, किस किस उद्योग को परमिशन है। तो ऑटोमोबाइल का नाम परमिशन वाली लिस्ट में है, बिना परमिशन वाली लिस्ट में नहीं। तो आपको परमिशन मिला हुआ है? परमिशन था, तभी उन्होंने ऑटोमोबाइल के नाम से फार्म को स्वीकार किया। अच्छा, उन्होंने कोई टाइम पीरियड तो दिया होगा कि आपको इस टाइम तक आपका नहीं, प्लॉट उन्होंने मिल हाथों जाएगा? हाथ आवंटन करना था मैडम। और मैंने नहीं, तो हाथों हाथ करना था, तो आपने ऐसा तो है नहीं, जब 50% आपने कर दिया पेमेंट आपने जो अपनी ली, तो उसी समय पे उनको आपको पेपर दे देना चाहिए था, या उसके लिए भी उन्होंने कहा था कि 1 प्रगति महीने या 2 मैदान महीने? के शिविर में ही वो अलॉटमेंट लेटर जारी कर रहे थे। उसकी पहचान बाद में जाके करवानी थी, जैसे कि नॉर्मल अलॉटमेंट्स में होता है कि पहचान बाद में कराई बाद में, जाती है। और वो बाकी भुगतान किस्तों में था। लेकिन लेटर्स उसी टाइम हाथों हाथ मिलना था, और किस्तों में भुगतान था। 3 साल बाद हमें पहली बननी किस्त थी, बनी थी। अच्छा, जो उन्होंने बताया था। और हमें तो यहाँ तक कहा गया था कि ब्याज तक माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि आप डिप्लोमा धारक हो, सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन वो सब झूठ निकला। उन्होंने हमें धोखा दिया, हमें हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। यह कोई किसी कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, और वो बार बार अपना स्टैंड बदलते रहे। उसके बाद फिर हमने दोबारा जाकर जब उनसे मिले, मैं यहाँ अवगत कराऊं दोबारा से कि उन्होंने फिर हमें स्वीकार किया कि आपने 1000 मीटर का अनुरोध किया है। 7/11/2002 आ गया, 6-7 मतलब कि महीने जब बाद, हाँ जी, 9 महीने बाद, 9 आवेदन महीने बाद पूरे। आवेदन किए हुए भी हमारे को लगभग 2 साल से ऊपर वक्त बीत चुका था, 2 साल हो चुके थे। तो उन्होंने बोला कि 2.5 एकड़, फिर दोबारा वही शर्त रखी कि 2.5 एकड़ से कम की भूखंड आवंटित करना संभव नहीं है। अपनी लेकिन उसका तो सहमति रेट भी बढ़ जाएगा ना? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। और अच्छा। पहले कोई रेट नहीं बढ़ते थे, क्योंकि पहले तो कोई बसा ही नहीं हुआ था, बसा ही तो नहीं रेट हुआ था, कहाँ खाली से था, तो उन्होंने रेट कोई जिक्र नहीं किया इसमें। और नहीं, लेकिन आप लोगों का तो फर्ज बनता है ना कि आप लोग इसकी पूरी जानकारी लें, क्योंकि पे तो आप लोग करेंगे। हाँ जी, उसके बाद बात उठी ना मैम, उन्होंने सहमति मांगी हमारी, तो हमने उनको लिख कर भेजा कि आपने ऐसा कोई शर्त ब्रोशर वगैरह में है नहीं। तो उन्होंने एक तीसरा लेटर जारी किया 1/2/2003 को। 3 साल बीत चुके थे उस बात को। क्या लेटर जारी किया कि हम नियम अनुसार 2,500, पहले क्या बोल रहे थे 2.5 एकड़, अब क्या बोल रहे हैं 2,500 वर्ग मीटर की से कम की भूमि आवंटित करना संभव नहीं है। फिर एक बार पुनः रुख बदल दिया, एक बार पहले बदला 1000 मीटर का स्वीकार करके, फिर 2.5 एकड़ की बात करके, फिर दोबारा 2.5 एकड़ की बात करके, अब कहाँ आ गए 2,500 वर्ग मीटर पे। 2.5 एकड़ और 2,500 वर्ग मीटर में बीच में 10,000 वर्ग मीटर का लगभग अंतर होता है, अगर मैं सही हूं तो। कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे नहीं पता, लेकिन जो है। उसके बाद हमने इनको पत्र लिखा, नोटिस भिजवाया कि 20/3/3 को कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि मैं 2,500 वर्ग मीटर भूखंड लेने को तैयार हूं। अच्छा, आप इस चीज के लिए भी अग्री हो गए? क्यों तैयार हूं? क्योंकि आपने यह बात छुपाई थी, ना तो ब्रोशर में बताई थी, ना ही आपने कोई विज्ञापन में बताई, ना मैं जब आपसे मिला तब बताई। 3 साल बाद आप मुझे यह बता रहे हैं, यह निष्पक्ष व्यवहार नहीं है। ये लिख दिया आपने? ये लिखा, तो उन्होंने मेरा आवेदन माना
कि ठीक है, आप अपनी मौखिक तौर पर, उनके जनरल मैनेजर सर थे, उन्होंने, सीईओ ने हमें जनरल मैनेजर के पास भेजा, तो उन्होंने यह बोला आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर जो भी आप पॉसिबल हो उसमें जमा करा दो बनवाकर। कितने की? 2500 वर्ग मीटर की, 2500 वर्ग मीटर की। तो वो हमने 7/4/2003 को उनको जमा करा दी थी। और पैसे के लिए, और 14/7 को रिमाइंडर देते हुए उनसे यह भी पूछा कि आप हमें यह बताएं कि इसके लिए कितने पैसे और जमा कराने हैं। ठीक है। लेकिन प्राधिकरण चुप हो गया, कोई जवाब नहीं दिया, ना ही पहले कारण बताया, और अब इसके सहमत होने के बाद भी वो चुप हो गए। तो इसी आधार को लेकर हम कोर्ट चले गए। अच्छा, ये जो योजना बनाई हुई थी फर्स्ट कम हाँ जी, फर्स्ट सर्व, सो ये सिर्फ आपके साथ हुआ है? बाकी जिन नहीं, लोगों, मुझे मालूम नहीं है, मेरे साथ तो हुआ है, इसके अलावा किस किस के क्या साथ वहां हुआ? पे किसी और का उद्योग अभी नहीं चल रहा है? कुछ नहीं हो रहा? चल रहा है मैम। तो तब से फिर चल रहा उन्हें है। क्यों दिया जा रहा है और आप लोगों के साथ ऐसे क्यों किया जा रहा है? ये तो मैडम जब कारण बताया ही नहीं गया, ना कोर्ट में बताया गया, कोर्ट ने भी पूछा था यही बात कि आपने इनको क्यों नहीं दिया, हमने आरटीआई डाल के, तो हमने आरटीआई डाल के भी पूछा था, तो लेकिन क्या उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने और भी पूछा कि किस किस उद्योग को दे चुके हो, आरटीआई की रिपोर्ट में क्या आया? कुछ नहीं। कोर्ट में लगा रखी है वो, उन्होंने वो बोला, लगी हुई है, पत्रावली पे उपलब्ध है। उन्होंने यह बोला कि निजी जानकारी है, हम नहीं दे सकते, कोर्ट के प्राधिकरण के अपने रूल के मुताबिक नहीं है। यह हमारी आरटीआई नेशनल, माननीय नेशनल कोर्ट में लगी हुई है, नेशनल कमीशन में। अच्छा। हाँ जी, पत्रावली पे उपलब्ध है। उसके बाद जब उन्होंने कोई कारण नहीं डाला तो हमने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली और उनसे शिकायत करी कि हमें 2500 वर्ग मीटर का भूखंड एज पर नियम, प्राधिकरण के नियम अनुसार हम एलिजिबल हैं और उसको हमें पूर्व नियम और शर्तों के अनुसार दिलाया जाए। तो 2005 में यह शिकायत की गई थी फरवरी में। 2006 दिसंबर में 8/12/2006 को उस कोर्ट ने, उस कमीशन ने यह मान लिया कि सीईओ ने, प्राधिकरण के सीईओ ने सेवा में कमी की है और कर्तव्य में लापरवाही बरती है, तो इस कारण से वाद स्वीकार किया जाता है और आपको 1000 से 2500 वर्ग मीटर भूखंड आपको आवंटित किया जाने के लिए निर्देशित, प्राधिकरण के सीईओ को निर्देशित किया जाता है और आदेशित किया जाता है कि 2 माह में इनको भूखंड आवंटित करें और वाद विवाद का खर्चा और जुर्माना अदा करें। लेकिन अच्छा, ये बताइए कि 40 से अधिक आदेश आपके फेवर में, हाँ जी, कि इनको दीजिए, इनके आपके ही फेवर में, उसके बावजूद आज 25 साल के बाद भी आप यही कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला। कहाँ पे आपको चूक लगा? न्यायिक तंत्र फेल हो गया ना मैडम, यहाँ न्यायिक तंत्र की विफलता सामने आती है। ऐसा क्या हुआ कि आपको, जब आपको एक आदेश मिला जहाँ पे आपके फेवर में था, पहला आदेश क्या था फेवर में आपके? 2006 का आदेश था, जिला आयोग ने दिया था। उसके बाद राज्य आयोग ने पैसे वापस करने का आदेश, यानी कि ग्रेटर नोएडा के पक्ष में आदेश दिया, लेकिन हम भी वह भी कहते रहे कि सारे आदेश हमारे पक्ष में ही हुए, क्योंकि हमने उसको एनसीडीआरसी में चैलेंज किया था। एनसीडीआरसी ने हमारे पक्ष में जिला का आदेश मानते हुए हमारे पक्ष में डिग्री जारी की, क्योंकि उसकी अपील या उसको आगे कहीं चुनौती नहीं दी गई उस आदेश को। ठीक है, वह आदेश 3 माह में हमें आवंटित करने के लिए हुआ था उसी दिन से, जो कि अगस्त में खत्म हो गए थे। उसके बावजूद उन्होंने अगस्त 2014 में ही खत्म हो गए थे। उसके बावजूद हमें आज तक ना डिग्री का, उस डिग्री का पालन हुआ, ना हमें 2 इंच जमीन दी गई। जब हम उन अधिकारियों से, आईएएस अफसर, उन सीईओ से मिलने जाते हैं तो हमें कभी यह बोल दिया जाता है कि हमने तो आपकी फाइल फाड़ के फेंक दी, हम आपको 2 इंच जमीन नहीं देंगे, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से जीत के आ जाओ 25 साल बाद भी हम आपको नहीं देंगे, चाहे आप जमीन में दफन होने के बावजूद निकल के बाहर आ जाओ, आपकी तो भगवान से जान पहचान है, आप उनसे जाके क्यों नहीं ले लेते हो, आप कोर्ट से लो, कोर्ट ही आपको देगी। ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, कोई कारण नहीं बताया जाता ना देने का, ऐसे जानबूझ के प्रताड़ित किया जाता है। 15-15 लोगों को हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिसमें उनके अधिकारी और लोग भी शामिल हैं। हमारे को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाने की कोशिश की जाती है, ये कोर्ट में पता है।
जिला आयोग में पता है, राज्य आयोग में पता है, हमारे को कोई नहीं सुन रहा आप लोगों की। अभी तक तो कोई नहीं सुन रहा। हमने राष्ट्रपति तो इस तरह का जो दुर्व्यवहार आप लोगों के साथ हो रहा है, आप लोग जाकर के बोल रहे हैं कि आप लोग, कोर्ट आपके फेवर में है, चीजें आपके फेवर में हो रही है, उसके बावजूद उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उस पर ये कैसे पॉसिबल है? अगर कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि इनको दीजिए, तो फिर वो तो देना पड़ेगा ना। जमीनी हकीकत कोई नहीं देखता ना, आदेश का पालन कोई नहीं देखता, क्रियान्वयन हुआ है नहीं हुआ, वितरण हुआ है नहीं हुआ आदेश का, यह कोई नहीं देखता। नहीं तो आप इसकी कंप्लेन करेंगे, मैडम आप कंप्लेन कीजिए कि ये चीज नहीं हो पाया। आईएएस अधिकारी है, वो एक राजा है, राजा की तरह कार्यरत करता है, सरकार में नहीं, वो कार्य कर राजा रहा है। नहीं है, वो नौकर है और वो नहीं, जनता के लिए काम वो कर लोक रहा है। सेवक नाम के लिए है, वो अपने पर्चे बनाता है जिसमें आदेश को गलत लिखता है, गलत पढ़ता है, और कोर्ट उसकी सुनती है। कोर्ट सिर्फ कागज में हमारे फेवर में आदेश कर रही है, लेकिन कागजी अनुपालन है, वो कागजी आदेश है, उसका क्रियान्वयन नहीं कर रही है, उसका निष्पादन वितरण नहीं कर रही है। लेकिन सुन क्या रही है, उस कोर्ट, उस आईएएस को अनदेखा कर रही है, उसके वर्डों को, उसकी जबान को, वो जो लिख कर दे रहा है, वो अच्छा आपने ये लिखा है, ओके, हाँ जी, आदेश हमारी फेवर में है, आदेश हम भी मानते हैं। आज भी निष्पादन पूर्ण संतुष्टि से तय कर दी गई, हमें 2 इंच जमीन नहीं मिली, निष्पादन पूर्ण संतुष्टि से, मतलब एग्जीक्यूशन पूर्ण सेटिस्फेक्शन में पास कर दिया गया। लेकिन हमारे पास क्या है? कागज। ये तो सरासर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक को हमने लिखा है, लेकिन वह भी नहीं। पहली आपने जो अपनी पिटीशन फाइल की, वो कहाँ पे की? पहली कंप्लेंट हमने जिला आयोग गौतम बुद्ध नगर में करी थी। अच्छा। सन 2005 में। तो वहां से उन्होंने आपके फेवर में, मेरी फेवर में आदेश किया था दिया कि आप 2 महीने में आवंटित करो, उनको निर्देशित किया था। अच्छा, हाँ जी। तो वो नहीं हो पाया। नहीं, उसके बाद तो उन्होंने अपील करी, उनका हक था, उन्होंने अपील करी, हम हार गए। हम हार कैसे गए? कि जिस कोर्ट में जब लगी थी, उस कोर्ट में हमें दूसरी कोर्ट में बोला गया कि इस कोर्ट में लगेगी, आदेश दूसरी कोर्ट से करवा दिए गए। नाम उस कोर्ट का है जिस कोर्ट में फाइल लगनी थी, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको गलत नहीं बताया जा सकता, लेकिन असल में यही हुआ था। उसके बाद हमने एनसीडीआरसी में चैलेंज किया। एनसीडीआरसी जो माननीय नेशनल कंज्यूमर कमीशन है, INA दिल्ली में स्थित है, उन्होंने 2014 में हमारे पक्ष में आदेश किया था। वह आदेश यह था कि डिग्री होल्डर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके दस्तावेज जो जमा है प्राधिकरण के अंदर पहले से ही, उन पर विचार करके इनको पूर्व नियम और शर्तों पर 3 माह में आवंटित करें 500 से 2500 वर्ग मीटर तक का भूखंड, जो लिखा गया था। और सीईओ को आदेशित किया गया था आज से ही, 30/5/2014 से ही। लेकिन 30/8/2014 को जब यह खत्म हो गया, तब तक भी कोई पत्र रिसीव नहीं हुआ था हमें, और उसका पालन आज तक नहीं हुआ है। वो डिग्री नहीं है, वो कागजी आदेश बन के रह गया है, एक कागज का खिलौना बन के रह गया है। आपने उसको लेकर के फिर क्या एक्शन लिया जब वहां पे आपकी बात रुक गई? हम सबसे पहले हम सीईओ के पास ही गए। अच्छा। सीईओ के पास गए, उनको आदेश जमा करवाना होता है, जमा करवाया। उन्होंने एक पत्र जारी किया, उन्होंने सुना हमारी बात। आदेश के बाद 6 महीने तक जब उन्होंने कोई लेटर नहीं जारी किया, हम पत्राचार लगातार करते रहे। उन्होंने 10 सितंबर 2014 को हमें एक पत्र जारी किया जो यह कहता है कि हम 1000 से 2500 वर्ग मीटर भूमि देने के लिए तैयार हैं। पहले तो 500 से था, पहले 500 से 1000 नहीं, 1000 हमने 500 से 2500 था ना आपका? तो 1000 से 2500 जो माना गया था वो कोर्ट ने माना था। अच्छा। जिला कोर्ट ने, नेशनल ने माना 500 से 2500 तक। इन्होंने लिखकर भेजा 1000 से 2500 तक। वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि प्राधिकरण के नियम अनुसार ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के लिए 2500 से कम की भूमि दी नहीं जा सकती। तो हमने इनको एक पत्र लिखा कि मैं सहमत हूं, लेने के लिए तैयार हूं, आपने जो दर लिखी है, आपने जो आकार बताया है, उस पर मैं सहमत हूं। आई एम रेडी एंड विलिंग टू एक्सेप्ट प्लॉट 2500 स्क्वायर मीटर, बट जो आपने रेट कोट किया है वो नियम अनुसार नहीं है, एनसीडीआरसी के आदेश अनुसार नहीं है, उसे ठीक करके मैं लेने के लिए तैयार हूं।
उसके बाद इन्होंने उस समय रेट क्या था? 750 750 रुपए, और इन्होंने क्या रेट दिया? 9,810 रुपए। तो ये तो 10 गुने के आसपास हो गया ये सरासर बेईमानी हुई, कंटेम्प्ट हुआ, जानबूझकर कंटेम्प्ट हुआ, कि आप मना कर अवज्ञा दें। हुई। हाँ जी। उसके बाद जब हमने ये लेटर भेजा, 23 तारीख को भी हमने लेटर भेजा था, 23/9/2014 को, तो उन्होंने एक लेटर पूरा कंसीडर करने के बाद, एसी ऑन कर देना। जैसा उन्होंने आदेशित किया था नेशनल कमीशन ने, माननीय नेशनल कमीशन ने जैसे आदेशित किया था, उसके 6 महीने बाद 7/11/2014 को, 7 नवंबर 2014 को अथॉरिटी सहमत हो गई 2,500 इस बीच वर्ग में मीटर आप देने कहाँ के लिए। थे? इस बार बीच में पत्राचार चल रहा था सीईओ के साथ लगातार। सीईओ से मिले भी जाकर, सीईओ से मिले, नेशनल कमीशन में जाके मिले, रजिस्ट्रार से जाके मिले नेशनल कमीशन के। तो उन्होंने ये बोला कि आप पत्राचार करो, और अगर वो नहीं मानते हैं तो आपको एग्जीक्यूशन जिला आयोग में डालनी पड़ेगी, जहाँ से पहला आदेश हुआ। अच्छा। तब तक उनके बाद हमारे पास ये लेटर आ गया। ये लेटर आया कि अथॉरिटी एग्रीज टू अलॉट 2,500 स्क्वायर मीटर इंडस्ट्रियल प्लॉट इन कंप्लायंस ऑफ एनसीडीआरसी ऑर्डर। नेशनल कमीशन के आदेश के अनुपालन में अथॉरिटी सहमत है और स्वीकार करती है 2,500 वर्ग मीटर अलॉट करना आपको, टू द महेश मित्रा, जो ओनर है मित्रा मास्टर मारुति। ठीक है जी। उसके बाद रेट उन्होंने वही कोट किया जो पहले वाले पत्र में था, 9,810 रुपए। अच्छा। लेकिन अब इसकी भी हमने इनको रिप्लाई किया कि आपने गलत कोट किया है रेट को हम स्वीकार करते हैं, आकार को। अच्छा। यह हमने कोट कर दिया था। इसके बाद हमने कानूनी नोटिस भी भिजवाया, इनको लीगल नोटिस भी भिजवाया। फिर इनका वही, जैसे पहले चुप कर गए थे वैसे अब फिर चुप कर गए। फिर उसके बाद हमने जिला आयोग में वापस जाकर अपनी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की पिटीशन या प्रार्थना लगाई। और अच्छा, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है 5 साल बाद आपने वापस ली थी। बहुत आगे पहुंच गए हैं एकदम। अच्छा। अभी बीच की कहानी बाकी। तो जिला आयोग ने अच्छा, बीच में अभी बहुत कुछ है आपका। हाँ। चलिए बताइए। तो 2015 में हमने फरवरी में यह एग्जीक्यूशन डाली थी। एग्जीक्यूशन में सीईओ को नोटिस हुआ, सीईओ को के अकाउंट सीज हुए, बैंक अकाउंट। सीईओ को अपीयर होने के आदेश हुए, सीईओ से एफिडेविट मांगा गया, उन्होंने झूठा एफिडेविट दिया, उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ। लेकिन सारे ये मामले राज्य आयोग ने सेटिसाइड कर दिए। अच्छा। वो वहां झूठ बोलते थे कि हमने अनुपालन कर दिया है। क्या झूठ बोलते थे कि 7/11/2014 को हमने अनुपालन कर दिया है, इनको 2,500 वर्ग मीटर जमीन आवंटित कर दिया है। ये मेरे पास लिखित में है, उनके सबमिशन में है, उनके वकील द्वारा जवाब दिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने आरोप लगा दिया, उन्होंने जिला अध्यक्ष, माननीय जिला अध्यक्ष जो जिला आयोग के अध्यक्ष महोदय थे, उन पर आरोप लगा दिया कि ये महेश मित्रा की साइड ले रहे हैं। नहीं, साइड क्या ले रहे हैं, वो तो सच का साथ दे रहे हैं। वो उन्होंने लिखा अपनी रिपोर्ट में जो राज्य आयोग ने मांगी थी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी काफी प्रभावशाली है, जो अपने आर्थिक और महत्वपूर्ण संबंधों का प्रयोग करके आदेश का पालन जानबूझकर नहीं कर रही है। तो मैं तो आदेश का पालन करवाना चाहता हूं, यह न्याय को कुंठित कर, दबाकर फेल करना चाहती है न्यायालयों को, जो आज हो चुका है। उन्होंने पहले ही 2017 में ही ये बात पहचान ली थी। ये आज की रिपोर्ट नहीं है। इस मामले में जो 40 से ज्यादा आदेश हुए हैं उसमें यह रिपोर्ट भी है, कथन भी है उनके खुद के, और उनकी भेजे गए नोटिस भी शामिल हैं। उसमें नॉन कंप्लायंस साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तब भी कोर्ट इसको पेपर पे तो लिख रही है, लेकिन उनके सामने आते ही उसका पालन नहीं करवा पाती, ना तो अपने आदेश का, ना अपने कथन का, ना ही कोई उनके खिलाफ प्रॉपर आदेश दे पाती है। क्योंकि वो यहाँ से तो आदेश हो जाता है, आगे जाके स्टेट कमीशन या हाई कोर्ट उसको
सीमित कर देती है या छूट दे देती है उनको, ठीक है, उनका हक है अपील करना, लेकिन उनको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एक दूसरे आम नागरिक की पीड़ा भी तो समझनी चाहिए कि आम नागरिक की पीड़ा यह है कि वो अपने बल पर केस लड़ रहा है और उनकी क्या है, वो काजू किशमिश बादाम खाकर सरकारी पैसे पर, अपनी तनख्वाह से नहीं, सरकारी पैसे से केस लड़ रहे हैं। एसी रूम में बैठे हुए हैं, धूप में हम घूम रहे हैं, तड़प हम रहे हैं कि हमें अपना स्वरोजगार लगाना है। यह ना हाई कोर्ट देख रही है, ना सुप्रीम कोर्ट देख रही है, ना जिला आयोग देख रही है, ना राज्य आयोग देख रही है, ना नेशनल आयोग देख रही है। तो हम इस कागज का क्या करें, यह कोई नहीं देख रहा। यह कोई वैल्यू रखता भी है या नहीं, यह तो हमें पता ही नहीं। सिर्फ हम एक कागजी आदेश को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इसका क्रियान्वयन कोई नहीं देखता। अपने 20,000 पेजों की फाइल लेके घूम रहे हैं, हर जगह जाना पड़ता है 20,000 पेज की फाइल लेकर। जी आप सारे डॉक्यूमेंट लेते आना, हम फाइल पढ़ेंगे। आपकी कौन कहता है, जज भी कहते हैं कि ये रिटन सबमिशन दाखिल करो, ये आर्गुमेंट दाखिल करो, ये सब कुछ दाखिल करो। जब हमने सब कुछ दे दिया, सबूत दिखा दिए, तब भी सबूतों का दमन करके आदेश पारित कर दिए, तथ्यों का दमन कर दिया। सबूत उस आदेश में लिखे ही नहीं, दिखे ही नहीं, पत्रावली पे मौजूद हैं, सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास मौजूद है कि हमारे सभी फाइल में लगे हुए हैं दस्तावेज। फाइल को 4 हिस्सों में बांटकर जिला आयोग ने आदेश पारित कर दिए। यह आरोप नहीं है, यह सच्चाई है। ये कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं हम, ये सच्चाई बयान कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूंगा, वो आदेश उनके पास था ही नहीं। वो जो कहते हैं कि हमने वापस ले ली, नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि कब वापस दी गई। असल में हम वहां मौजूद थे जब वो आदेश वहां पे था ही नहीं। 5 साल के तथ्य मिसिंग थे, 5 साल उनको सजा तक हो चुकी थी, वो कोर्ट ने देखा ही नहीं, ना हाई कोर्ट ने देखा, ना सुप्रीम कोर्ट ने देखा। हाई कोर्ट में उनके द्वारा लगाई गई पिटीशन जिसमें तथ्य छुपाए गए थे, सीजीआई सर को बताया गया, हाई कोर्ट के इलाहाबाद के सीजीआई सर को बताया गया कि इन्होंने तथ्य छुपाए गए हैं। उस कोर्ट में भी बताया गया जहां पे उन्होंने हमें भेजा था कि यह सुनवाई यहां पे होगी आपके केस की, क्योंकि 6 बार पहले उस कोर्ट में डेट लगी जहां पर ताला लगा हुआ था। कोर्ट नंबर 92 हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, उसमें 6 डेटें ऐसी लगी जहां पे ताला था। अच्छा, मतलब आपको बता दिया गया है कि यहाँ जा रहे हैं और वहाँ ताला लगा हुआ है। हम इलाहाबाद से या घर तो पास ओवर मिलता था या फिर वो कोटी वो वाली बात होती थी। इलाहाबाद से हम घर नहीं पहुंचे हैं और कल की डेट लगी हुई है। कल की डेट मतलब कि अगर आज 15 है तो 16 तारीख लगी हुई है। 15 तारीख को रात को हमने टिकट तत्काल में या जैसे तैसे बस की, ट्रेन की, लोकल टिकट लेके बैठ के वापिस वहां पहुंचे इलाहाबाद। वहां पे देखा तो फिर दोबारा ताला। यह सिर्फ हमें कोर्ट से पता चला, पिटीशन भी हमें नहीं दी गई, पिटीशन तक हमें नहीं दी गई। उनके वकीलों से या उनके सीईओ से हमें कोई पिटीशन नहीं मिली, हमें माँ बहन की गालियां सुनने को मिली, बस, और कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये सीजीआई साहब को बताया गया, हाँ। लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इस बात को अभी जिक्र मौखिक तौर पर किया गया, उन्होंने मैनेजर अपॉइंट किया, मौखिक तौर पर किया, लेकिन कोई भी सत्य, कोई भी दलील हमारी उस आदेश में नहीं लिखी। हाँ, दोनों कोर्ट ने, दोनों माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने हमें छूट जरूर दी कि आप निष्पादन आयोग जाकर अपना बात रख सकते हो, लेकिन आपने भी तो फैसला ऐसा कर दिया, आप सुन सकते थे, आपके पास पूरी पावर थी। दोनों कोर्टों के पास पावर थी, दोनों बड़ी कोर्टें हैं, संवैधानिक कोर्टें हैं, संवैधानिक कोर्ट्स है ना, न्यायालय संवैधानिक है, अदालतें संवैधानिक कोर्ट का दर्जा रखती हैं। आप पूछ सकते थे निष्पादन कैसे पूर्ण हो गया, आप बताओ तो सही, कहाँ मिली जमीन, कहाँ दी गई, कहाँ है। आप ये देखेंगे जिस पिटीशन में जो याचिका हमने वहां पर दाखिल कर रखी थी, धारा 25 पर थी, ठीक है, उसमें अभी अभी ताजा आदेश आया है, अभी रिसेंट का है आपका, कब आया है? किसी और याचिका पर, किसी और याचिका में सेम, लेकिन हमारी पिटीशन भी उसी बात पर थी कि धारा 25 इन्फोर्सेबल है। हमने यह क्वेश्चन ऑफ लॉ भी उठाई थी और नेशनल में भी उठाई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी उठाई थी। उसी बात को लेकर अभी पाम ग्रोव्स वाला 22 अगस्त 2025 को एक आदेश आया है कि धारा 25 इन्फोर्सेबल है और निष्पादन का पूर्ण वितरण कराया जाना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं देखी? पहले भी तो यह आदेश पारित किया जा सकता था। उस समय के जो पीठ थी, 2 जजों की पीठ थी, सिंगल जज की पीठ नहीं थी। आप इस बात पे भी गौर कीजिएगा कि 2 जजों की पीठ थी, उसमें उन्होंने सिर्फ मौखिक तौर से जो बोला गया उसी को मान लिया गया।
क्यों? लेकिन कोर्ट तो मौखिक बातों पर बिलीव नहीं करता ना, उसको तो नहीं, हाँ, एविडेंस चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं सुप्रीम उस टाइम- कोर्ट को देखना हाँ। चाहिए था वो आदेश में क्या आया है। अब किसी ने रखवा दिया हो तो हमें क्या पता मैडम, उस समय वक्त तो नहीं था। वहां पर ना विपक्षी के पास वो आदेश था, ना ना पक्ष हमारे वाले पास के पास वो आदेश था, ना कोर्ट की पत्रावली पे वो आदेश था। तो फैसला कैसे हो गया, कैसे दे दी फाइल वापिस हाँ। कोर्ट ने? अब उसमें तो लिख दिया उन्होंने कि वकील साहब ने वापिस ली, ये हमने तो कि नहीं बोला, आपके वकील ने वापिस ली। हमने तो उसके बाद पत्र भी भेजा था उसी सुप्रीम दौरान कोर्ट को। उसी अगले दिन हमने यह पत्र भेज दिया था उनको हम्म कि आपने हमारे साथ इस मामले में सही नहीं किया। ये हम शिकायत नहीं कर रहे हैं आपकी, हम आपको कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमें पूर्ण सुनने का मौका देना चाहिए था। नेचुरल जस्टिस जिसका हमें उल्लंघन मिलना चाहिए था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने खुद ही कर दिया, लेकिन हम उसको आरोप नहीं कह सकते, लेकिन हम सच्चाई तो बयान कर सकते हैं। किसी को तो बतानी पड़ेगी, कोई तो बोलेगा। वहां पे हमें तो सुना ही नहीं, जब सुना ही नहीं आपने तो कैसे आदेश पारित कर दिया एक डेट के आधार पर? 5 साल बाद डेट आई थी, 2 मिनट भी बहुत बोल रहा हूँ मैडम। उन जज साहब जो भी मतलब थे, आपको डेट मिली 5 साल के बाद? हाँ जी, 2018-19 में हमने वो डाली थे, और करीब मतलब गिनती के 50 में आपको दस्तावेज ऐसे दिखा सकता हूँ जो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भेजे हैं पत्र के रूप में कि डेट लगा दो रजिस्ट्रार को ये वहां पर जाके धक्के खाए सेक्शन 17 में कि हमारी वो नहीं आ रही, डेट नहीं आ रही, और हमारे वकील साहब ने अलग खाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है? पैसे वालों की बोलते हैं, हो जाते हैं, कोई नहीं सुनता। उनकी एक ही दिन में सुनवाई हो जाती है। अब तो आप कहना चाहते हैं कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, वो सिर्फ अमीरों वो की है, सिर्फ गरीबों अमीरों की के लिए ही। हमें तो न्याय नहीं मिला, असफल और असमर्थ हुई हमारे मामले में। तो हमारे मामले में न्याय देने में बिल्कुल असफल और विफल और असमर्थ रही एक इतनी बड़ी आईएएस कोर्ट है, से अपने ही आदेश का पालन करवाने में। इतनी बड़ी कोर्ट है ना, हाई कोर्ट उससे बड़ी है, ज्यादा पावर रखती है। अभी सुप्रीम कोर्ट का विक्रम जी का वो वक्तव्य सुनोगे, कथन सुनोगे, तो वो कहते हैं कि हाई कोर्ट हमसे ज्यादा पावर रखती है। सुप्रीम कोर्ट के जैसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ना हाई कोर्ट ने सुनी, ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनी हमारी बात। हमने उनको इतने पत्र लिखे, हजारों, एक पत्र का भी जवाब नहीं आया। एक पत्र का जवाब जरूर आया, मैं ये कहता हूँ, एक पत्र का जवाब आया। कौन से पत्र का जवाब आया? कि आपकी रेमेडी उपलब्ध है, आप आके भाई कौन सी रेमेडी उपलब्ध है, कैसी रेमेडी उपलब्ध है, किस रेमेडी के तहत आ सकते हैं, ये तो नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। आरटीआई का जवाब तक नहीं देते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। रजिस्ट्रार फोन काट देते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आए, उन्होंने पूरी बात ही नहीं बताई हमारे को। हमने रजिस्ट्रार जनरल से आरटीआई पे तहत जवाब मांगा, रजिस्ट्रार साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आए, लेकिन जवाब नहीं दिया। ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये कह के चले गए। क्यों अधिकार क्षेत्र से बाहर है? सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी कोर्ट है। अच्छा, तो आपके जो एडवोकेट हैं, जो आपका केस लड़ रहे हैं, वो क्या आपकी बात को सही तरीके से रख नहीं पा रहे? तो वो गुजर गए ना मैडम। नहीं तो इतने टाइम से क्या आपकी बात? उन्होंने कोशिश करी अपनी तरफ से, हमारे साथ रहे जब तक वो कर सकते थे हमारा केस, जब तक वो हमारे साथ रहे। उसके बाद उनके बारे में भी हमें गलत शब्द बोला गया अधिकारियों द्वारा कि क्या उन्होंने दिला दिया क्या आपको, ऐसे तक बोला गया हमें, उनकी बेइज्जती करी गई। लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आई, वो कह रहे नहीं ये तो प्रोफेशनल में चलता है। ठीक है, हम भी समझ गए कि चलता होगा जी। अब उसके बाद उनका कर्तव्य बनता था, हर एक अधिवक्ता का इस मामले में यह कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है, न्यायिक ड्यूटी बनती है, जज की ड्यूटी बनती है, जज का कर्तव्य बनता है कि हमें न्याय मिले। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, 20 से 25 हजार लोगों को, अधिवक्ताओं को, अनेकों अधिवक्ताओं को, अनेकों जजों को जो रिटायर्ड हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैं पत्र भेज चुका हूं, लेकिन मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। मैंने अपना वीडियो बना के अपना नंबर तक छोड़ा है, मैंने जर्नलिस्ट तक के पास अपना नंबर छोड़ा है, राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु तक के लिए आवेदन किया है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन किया है, लेकिन कोई राहत नहीं, कहीं से कोई राहत नहीं। सिर्फ
बोलने के लिए है, वो एसी रूम में बैठे बैठे बोल देते हैं। जमीनी हकीकत करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया सिर्फ एक शील्ड लगाने के लिए, शीशा की गर्मी आती है, अंदर गर्मी आती है, आम लोगों को राहत मिलेगी। आम लोगों को राहत नहीं, अपने लिए राहत चाहिए थी उनको, लेकिन आम लोगों को कभी राहत नहीं थी, कभी जमीनी हकीकत तो देखी ही नहीं। कोई है जो सुन रहा है? हमने तो सुना नहीं, देख रहा है ना हमें तो देखा ही नहीं। अन्याय है तो आप हमारे पास आइए, वहां तो बाउंसर खड़े हैं गेट पे अंदर जाने नहीं देते बिना पास के। हमारा वो पास बनता नहीं, पास बनता ही नहीं मैडम, कोई नहीं। आप ये कहना चाहते हैं आप जो लेटर लिखते हैं उसका जवाब नहीं मिलता, नहीं, आप फिजिकली वहां जा नहीं सकते क्योंकि वहां एंटर नहीं करने दिया जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार से लेकर के ये सब न्यायाधीश हो या कोई भी बड़े लेवल के व्यक्ति हो, वो आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं दे हाँ रहे। जी, लीगल एड बोला जाता है कि लीगल एड से सहायता मिलती है जी, हमारे 44 आदेश हो गए, हम इतने बड़े लिटिगेशन में हैं 25 साल से, ठीक है, हमें सहायता मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। चलो हम कहते हैं हम नहीं इलिजिबल, लेकिन याचिका बनाने में तो सहायता मिलनी चाहिए, उसका भुगतान देने के लिए हम तैयार थे। देने के लिए तैयार हैं। हम ये कहते हैं कि हम उसका भुगतान कैसे करेंगे, अपना पेट काट के हमारे करें, कैसे भी देश करें। में 80% लोगों को फ्री लीगल एड लेने की नहीं मिलती सुविधा मैडम, है। नहीं ये मिलती, सिर्फ ये दिखावा सिर्फ दिखावा है। वहां पर बोल दिया जाता है कि बाहर हमारा बंदा खड़ा है दलाल, उसके सहारे आप प्राइवेट वकील हायर कर लीजिए। वहां बच्चे बैठे हैं फर्स्ट ईयर के, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि लिटिगेशन में होता क्या है। उनसे पूछो क्या आपको ये पत्र बनाना है, तो वो क्या कहते हैं गूगल कर लो। आप बाहर खड़े वकील से पूछ लो, हमें नहीं पता। उनको गूगल कर लो, सीनियर से मिलवा दो या सेक्रेटरी से मिलवा दो। वो कहते हैं हमें नहीं पता, आप मेल कर लो। मेल का जवाब नहीं आता, लेटर लिखो तो उसका जवाब नहीं आता। क्या आता है कि आपने कभी आवेदन ही नहीं किया। मैं सबूत तो वो दिखा लेटर देता जा हूँ, कहाँ रहा है जो आप लोग लिख रहे हैं? वो कड़े कचरे में जाता है, कोई नहीं करता। वहां पे खिड़की के डाक पे दे के आए हमने, डाक विभाग स्टैम्प है हमारे पास, लेकिन कहाँ जाता है? कचरे में। वहां खुद उन्होंने बोला हमें, कहता भाई साहब कोई नहीं सुनवाई इस पे, कचरे में जाता है ये। नेशनल के अध्यक्ष महोदय हैं जो मतलब हमारे केस शुरू होने से और मतलब 2014 के बाद से उनको अनेकों बार जाके प्रेजेंट होके, सामने प्रेजेंट होके हर एक अध्यक्ष को बोला गया कि पालन नहीं हो रहा, आपके खुद के आदेश का पालन नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में इतनी चिट्ठियां भेजी गई कि आपकी ही अर्ध न्यायिक संस्था है, उसके ही आदेश का, जो मतलब आपके ही अंडर में आती होगी, हमें क्या पता किसके अंडर में नहीं आती, आती नहीं आती, क्या हाई कोर्ट के अंडर में आती होगी, आती तो कोर्ट के अंडर में ही है ना, है ना। तो उसके आदेश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश कहीं घुमा फिरा के आप बोलोगे तो नैतिक जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट की नैतिक जिम्मेवारी जब खुद ही कर्तव्य पूरा नहीं हुआ, ड्यूटी पूरी नहीं कर सके, संवैधानिक संस्था है, उनके जज की ड्यूटी बनती है, तो वो पूरी नहीं कर पाए। हमसे अच्छे तो कुत्ते रहे, कुत्तों की याचिका पे सुनवाई भी हो गई, आदमियों की याचिका पे कोई सुनवाई नहीं है। वहां पे कहने की बात कुछ और है, जमीनी हकीकत बहुत दूर है, दूर की कोड़ी है। आप वो बोलते हैं कि हम बार काउंसिल में आप मेल कर दो, बार काउंसिल में मेल कर दी, उन्होंने बोला लीगल एड को मेल कर दो, लीगल एड को मेल कर दी, हर एक खिड़की पे जाकर हाथ जोड़ लिए, पीआईओ के पास पहुंच गए। वो अगर उनको जरा सा तेज बोल दो तो वो बोलते हैं सिक्योरिटी बुला लेंगे, आपको बाहर कर देंगे, आपको अंदर नहीं आने देंगे। नालसा से मेल आया मिलने के लिए, वहां जाके मिलता ही नहीं, वहां अंदर जाने के लिए उनको फोन करते रहे, मेल करते रहे कि पास तो बना दो, पास तो बना दो, क्योंकि वो एडमिन बिल्डिंग में है, अलग जगह पे है, वहां के लिए पास बनता है। कोई जवाब ही नहीं है, किसी का कोई जवाब नहीं है, कोई सिक्योरिटी वाले जाने नहीं देते, सिक्योरिटी वाले जाने नहीं देते। जो बाउंसर कहते हैं जब आप लोगों के पास जो मेल आया है कि आपको मिलना है तो वो दिखा करके नहीं जा सकते हैं? कुछ नहीं, वहां जाके ही शायद हैंड टू हैंड पास बन जाए। वहां गए थे हम, पास के लिए भी अप्लाई किया, पास के लिए भी मेल कर रखी है, पास वाले ने भी मेल करी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने बुलाया ही नहीं, पास को अलाउ ही नहीं किया। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपने 5 साल बाद अपनी जो याचिका है उसको वापस लिया था, सो वो क्या कारण था? वो दबाव था आप लोगों के ऊपर? नहीं, दबाव नहीं था। असल में क्या हुआ, जो धारा 25 पे हमने और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे एसएलपी डाली थी 2018-19 में, जिसका नंबर आया 2024 में। कारण आने का इतना लंबा समय? कुछ कोविड था,
कुछ और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की अपने प्रोसीजर रहे होंगे। हालांकि हमने बहुत एप्लीकेशन दी, 60 से 70 मेल करी उनको, और हमारे वकील साहब जो थे उन्होंने भी कहा कि हमने क्या मेंशनिंग की है वहां पे, लेकिन वो वक्त पे आ जाएगी। चलो मजबूरी रही। फिर हम एक पीआईओ और रजिस्ट्रार साहब थे जिन्होंने पीआईओ सर ने ही मिलवाया था, उनसे बात करी सुप्रीम कोर्ट में जाकर। तो उन्होंने एक कारण ये भी बताया, देखो वो ऑफिशियली तो नहीं, मौखिक तौर पे बताया कि विपक्षी आपका बहुत ताकतवर है, उसने फाइल दबवा रखी है। अच्छा। तो इसलिए उसका नंबर नहीं आया। अब हमें नहीं पता अब ऐसा क्या होता हुआ, नहीं होता। अब क्या हुआ, असल में क्या हुआ कि लोक अदालत लगाई गई। चंद्रचूड़ जी के, माननीय चंद्रचूड़ जी के जो सीजीआई साहब थे, उन्होंने एक आयोजन किया कि केस जल्दी खत्म हो जाए। तो हमारा नाम उस लोक अदालत में डाल दिया गया। तो हमारे वकील साहब ने मना कर दिया गया कि नहीं, आपको लोक अदालत में नहीं जाना है। ना वो गए ना हम गए। अच्छा। हम फैसला कोर्ट से करवाएंगे और उनको सबूत दिखाएंगे इनकी कंटेम्प्ट वगैरह का। तो इतने में क्या हुआ, 9/8/23 को ये बातचीत चल रही थी। अभी उस सुप्रीम कोर्ट की डेट आने से थोड़े दिन पहले की बात है। 9/8/23 को 2023 में जब सजा के बाद और उनको उत्तरदायी ठहराने के बाद सीईओ को के पद पे रहने वाला पदाधिकारी ही पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। जब यह आयोग ने यह आदेश कर दिया, उसके बाद सीईओ ने एक चाल चलकर गलत आदेश लिखकर यह 9/8/23 का एक पत्र जारी कर दिया, विदाउट प्रिजुडिस टाइटल करके 2606 इंडस्ट्री 2606 9/8/23। अच्छा। जिसमें उसने यह बोला कि हमने आवेदन 1000 वर्ग मीटर का किया था। हमने तो कभी मुकरे हम तो कभी नहीं मुकरे। हमने तो आज से क्या, हमें तो 25 साल पहले से, 23 साल पहले से पता था कि हमने 1000 का ही आवेदन किया है। कोर्ट को भी पता था, सीईओ को भी पता था, और 2014 में एनसीडीआरसी को भी पता था, सबको पता था। उसमें क्या झूठ लिखा है, सच लिखा। लेकिन आदेश में जो उल्लेख है वो आदेश ही खा गए बीच में से। 4 लाइनें आदेश की उड़ा दी, ये कोर्ट ने नहीं देखा, जबकि हमने उस पर आपत्ति कर रखी है। उसके फाइल हमारे दस्तावेज में लगे हुए हमारे दस्तावेज, ठीक है। और विदाउट प्रिजुडिस वो एक प्राइवेट लेटर होता है जो कोर्ट में वो दे नहीं सकता था। अच्छा। कोर्ट में स्वीकार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का खुद का ही आदेश है। जब तक दूसरा पक्ष सहमत ना हो तो ये एक ना तो साक्ष्य माना जा सकता है, ना ही स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसने एक सरकारी पदाधिकारी जो राजा की तरह क्यों कार्य कर रहा है, वो 10 साल बाद अपने पत्र 7/11/14 को और भी जो पत्र जारी किए थे उसने बीच बीच में या उससे पहले, उन सभी पत्रों को खत्म करने की बात कर रहा है इस पत्र में। बिना किसी न्यायिक आदेश के वो खत्म नहीं कर सकता। यह कोर्ट को हमने बताई थी बात, कोर्ट देखी नहीं। और यह एक नया आवंटन कर रहा है। एनसीडीआरसी ने कोई नया आवंटन करने को नहीं कहा। यह न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात कर रहा है। उसका कोई अधिकार ही नहीं बनता। और इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और इसको अनुपालन मान लिया गया और कह दिया गया अनुपालन संतुष्टि में तय कर दिया जाता है, खत्म कर दी जाती है एग्जीक्यूशन, और आप पैसा जमा कराकर कब्जा ले सकते हो। हमने फिर अब वहां गए, पैसा जमा कराया, हम कोर्ट का आदेश माना, हमने अनुपालन किया, अपना बोनाफाइड पूरा दिखाया। हमने वहां गए और उनको कहा कि हमने ये पैसा जमा करा दिया है, अब आप हमें जमीन दे दो। तो वो कहता है हमने, अब बात आती है सारी कोर्ट के ऊपर। तो बात क्या आ रही है, सीईओ क्या बोल रहा है, सीईओ की हमने कोर्ट को गुमराह करके आदेश प्राप्त करने थे, अपने ऊपर लटकी हुई तलवार, अवमानना की तलवार हटानी थी, हमने यह पत्र देकर हटा ली है। इसमें कोई आवंटन नंबर नहीं है, इसलिए यह अलॉटमेंट लेटर है ही नहीं। उसने खुद माना सीईओ ने, और सीईओ के पास जो अधिकारी खड़े थे उन्होंने साफ साफ तो यह हमने कोर्ट को मूर्ख बनाकर आदेश प्राप्त कर लिए। हिंदी में बोला मैडम, अच्छा, इंग्लिश में नहीं बोला। अब ये कोर्ट को कौन बताए? ये कोर्ट को अगर हम कोर्ट में, भरी कोर्ट में बोल दें तो हम कंटेम्नर हो जाएंगे। तो हमने इसको चैलेंज किया। इसको 28 दिन बाद, जब 30 दिन बाद उन्होंने हमें ये जवाब दिया
तो हमने कोर्ट में चैलेंज किया। हाँ, क्योंकि लेकिन- सीईओ पे कार्रवाई होनी चाहिए इस हाँ, चीज को सीईओ लेकर। पे कोई कार्रवाई नहीं करी मैडम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें पहला हमें आदेश दिया गलत। क्या हम एनसीडीआरसी की डिग्री का संशोधन मांग रहे हैं। और ये एक बात किसने लिखी थी, ये बात सीईओ के एफिडेविट में लिखी हुई है, जो उसने उस अपील में जमा कराया। जबकि हम अपील में क्या गए थे कि हमारी वैध उपेक्षाओं को जगाने के बाद सीईओ अपना वक्तव्य वापस नहीं ले सकते। सीईओ ने वचन दिया था हमें 2,500 देने का, और सहमति हमसे ली थी और अपनी दी थी। तो उसके बाद वो उस सहमति को प्रोमिसरी करने एस्टोपल का उल्लंघन नहीं कर सकते, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं कर सकते, और वैध उपेक्षाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। ऐसे कुल मिलाकर 70 से ज्यादा सिद्धांत हैं, कानूनी जिनका सिद्धांत हैं। वो उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने कर रहे हैं। हमारे दस्तावेजों को छुपाकर, साक्ष्यों को दमन करके, छुपाकर, बिना लिखे बिना पढ़े फाइल को 4 हिस्सों में बांटकर आदेश पारित कर दिया। बंडल बोला जाता है हमारे दस्तावेजों को जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं, उनको बंडल बोलते हैं। उनको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सीईओ वगैरह। और हमें ये बोलते हैं आपकी फाइल तो हमने फाड़ दी, आपकी फाइल तो खो गई है। उसकी झूठी एफआईआर तक कराई। उस एफआईआर पे कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो एफआईआर कब कराई थी, जब सीईओ को सजा हुई। सजा के टाइमिंग देखिए उसकी। सजा किस समय पे और किस उस पर दी गई थी, किस समय दी गई गैर थी? अनुपालन के लिए सजा दी गई थी। किस समय दी गई थी? 7/1/2023 को दी गई थी। जिला कोर्ट आदेश ने है, दी। जिला कोर्ट ने दी कितने थी। दिन के लिए अरेस्ट किया गया था? अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि हाई कोर्ट, उनके पास अपील का अधिकार है। एक आम आदमी के पास ही अधिकार नहीं है ना। उनका तो सेम वही बात आती है कि अमीर आदमी की सुनवाई एक दिन में, और गरीब आदमी, अमीर आदमी या पावरफुल इसमें भी आदमी आप की सुनवाई। देखेंगे, इस मामले में भी आप देखेंगे 7/1 को सजा मिली, ठीक है। 9/1 को रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई गई और 9/1 को ही अपील दाखिल कर दी गई राज्य आयोग में। एक ही वो उसके लिए दो जगह एप्लीकेशन, जिला कोर्ट में भी और राज्य कोर्ट में भी। और आप उसकी सुनवाई की डेट देखेंगे, सुनवाई की डेट 16/1 दोनों जगह, जिला आयोग में भी और राज्य आयोग में भी। मैं तो अकेला हूं, मैं दोनों जगह कैसे प्रस्तुत हो सकता था? ठीक है? केस तो एक ही के नाम चल रहा है ना। आप एक और चीज देखेंगे इसमें कि जो जिला आयोग ने आदेश पारित किए, वही आदेश राज्य आयोग ने पारित किए। सेम टू सेम डेट को, सेम और आदेश। सेम आदेश, नो कोरेसिव स्टेप्स। अच्छा, तो यानी कि वो मिली भगत थी। ये कौन बताएगा? मदद कर सकते हैं, मदद हो सकती है कि वो जाके बोले जज साहब को कि हम तो अनुपालन कर रहे हैं, हाँ। हम तो अनुपालन कर रहे हैं। तो जज साहब, मतलब कोर्ट जो है नरमी दिखा देती है, वो उनको पालन करने का मौका फिर देती वो है। बड़ा अधिकारी है, लेकिन आईएएस अधिकारी है, और आईएएस अधिकारी है, कहीं से दबाव डलवा सकता है, कहीं से कुछ भी कर सकता है। वो जैसे पहले दी थी, पहले उसने आरोप लगाया था कोर्ट के ऊपर, कोर्ट के ऊपर आरोप भी तो लगा चुके हैं, लेकिन उन्हीं की सुनवाई हो रही है। जबकि कोर्ट खुद ही बोलती है कि अवमाननाकर्ता को माफी नहीं दी जा सकती। न्यायिक अगर आप आरोप लगा देते हैं तो उनकी नहीं सुनी जा सकती। जो आरोप लगा देता है कोर्ट में, उसकी सुनी ही नहीं जा सकती। पर यहाँ तो उसकी सुनती ही रही, हमारी तो सुनी ही नहीं गई। यहाँ तो उल्टा हुआ। मैं बता तो रहा हूँ कि हमारे दस्तावेजों को 4 हिस्सों में बांटकर, छुपाकर आदेश पारित किए गए हैं। हमारे को बिना सुने, हमारी सुनवाई कोर्ट में नहीं हुई। राज्य आयोग में खासतौर पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे 2 वकील थे उस वक्त हमारे वकील वीसी पर 2 वकील बैठे हुए थे। और हम वहां पे कोर्ट में उपस्थित थे, पार्टी इन पर्सन, मतलब पार्टी कोर्ट में उपस्थित थी, और 2 एडवोकेट बहस करने को तैयार थे, और उनका वकील नहीं था। और तब तो ये फिर आदेश उनकी पारित हो गए। हो ही नहीं सकते टेक्निकलिटी के आधार पे तो। और सबसे बड़ी बात, इसको अनुपालन पत्र माना ही नहीं जा सकता। जब ये अलॉटमेंट लेटर है ही नहीं, तो इसको, उनका एफिडेविट झूठा हुआ, इसमें आदेश गलत लिखे हुए हैं, तो ये पत्र भी झूठा हुआ। तो झूठ के आधार पर सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि झूठ के आधार पर आदेश पारित किया गया आदेश झूठा है, वो आदेश माना नहीं जाएगा। नोल माना जाएगा। तो फिर ये आदेश भी झूठा है। तो फिर कौन मानेगा? हाँ। वो तो हमें साफ चुनौती देते हैं। 25 साल बाद भी जीत के आ जाओगे तब भी नहीं देंगे। 25 इसका साल मतलब से हम लिटिगेशन में हैं।
ठीक है, फिर आदेश का पालन होगा कब? हमारे मरने के बाद। तो हमें मरणोपरांत क्या न्याय मिलेगा? वो क्या न्याय कहलाएगा, ये बताओ। और हमारी जो इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन है उस पे कोई जवाब नहीं। अच्छा, इच्छा मृत्यु आपने किसको लेटर लिखा? हमने प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को लिखा था जी, परिवार सहित लिखा था जी। कब लिखा? बहुत बार लिख चुके हैं, 6 बार लिख चुके हैं। 2017 के बाद से आज तक 6 बार लिख चुके हैं। कोई रिप्लाई नहीं आता? कोई रिप्लाई नहीं आता। वो क्या करते हैं, वो उस हमारे देश की विडंबना देखिए। एक कहावत है कि चोर के पास ही उस शिकायत को भेजा जाता है, उस चोर के पास ही कि चोरी की सजा क्या तय की जाए। पहले उसी से पूछा जाता है, तो तूने चोरी डायरेक्टली की है? राष्ट्रपति के ऊपर है एलिगेशन लगा रहे हैं। राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, नहीं, हम आप तो कह रहे देश की चोरी। विडंबना बता रहे हैं कि वो यूपी गवर्नमेंट के पास ही उस क्यों राष्ट्रपति के पास पूरी पावर है इस मामले को सुनने की, समझने की और आदेशित करने की। वो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकती है। 143 अनुच्छेद 143 में कह सकती है कि आप इसको इसको देखिए। सुनो, वो प्रधानमंत्री को आदेश कर सकती है, वो यूपी गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री को आदेश कर सकती है, चीफ सेक्रेटरी को आदेशित कर सकती है। आदेश करते हैं कि इस मामले को देखो। तो आप लोगों ने आरटीआई लगा के अपने लेटर की जांच नहीं की कि कहाँ जाता है? कोई जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं। वो तो सिर्फ एक कहावत है पहले भी बोल कि हाँ जी आप पहले एक आरटीआई डालो, फिर उसकी अपील डालो, फिर उसकी अपील डालो, फिर उसका कोर्ट में मुकदमा वहाँ पे डालो। भी तो पैसा लगता है मैडम। लेकिन कोई फ्री में तो कोई सुनता ही कोई नहीं सुनता है, वहाँ पे भी वकील करना पड़ता है। कोई जवाब नहीं आता है। जवाब क्या आएगा, आपने गलत आरटीआई डाली है, इसका हम जवाब नहीं दे सकते। यह जानकारी इंटरनल प्रयोग करने पे यह सवाल ही समझ नहीं आया। ऐसे आदेश ऐसे वो आते हैं जवाब। सारी आरटीआई मेरे पास पड़ी हुई है, जवाब है मेरे पास, यही लिखा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट से जवाब नहीं आया मैडम, तो राष्ट्रपति या कुछ और के पास आरटीआई लगा के क्या जवाब मांगा जा सकता है? ठीक है, उन्होंने क्या किया, तो आप राष्ट्रपति लोग महोदया ने देश उनके में सबसे हार चुके हैं, सबसे थक चुके हैं, सबको अपील करके थक चुके हैं। उम्मीद तो नहीं छोड़ी मैडम, हौसला उम्मीद तो नहीं छोड़ी, बढ़ा। न्याय पे विश्वास नहीं छोड़ा। अभी भी आज भी हम सुप्रीम कोर्ट पे उतना ही विश्वास करते हैं और सुप्रीम कि कोई कोर्ट तो में जज आएगा, चाहते हैं। कोई तो जज आएगा, कोई तो ऐसा अधिकारी आएगा कि वो हमारी सुनेगा, हमारी पूर्ण फाइल पढ़ेगा, उस पे एक एक चीज को पढ़कर, लिखकर, देखकर, बिंदुवार उस पर फैसला देगा। हम चाहते हैं हमारी एक बार सुने तो सही कोर्ट, एक बार हमें मौका तो दे और पूरी बात सुनने का, ये नहीं अधूरी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य में, कई वक्तव्य में यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मामले का पूरा विश्लेषण कर, पूरा उस पर शोध कर, उसका अनुसंधान कर, पूरे मामले को पढ़कर समझ फिर कर जवाब देती है, फिर फैसला लेती है। फैसला कौन लेता है? जज लेता है। किस चीजों पर लेता है? वो जो दो बंदे खड़े हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष या विपक्षी कह लो, उनके जीवन पर फैसला लेता है। एक सेवा प्रदाता के रूप में। यहाँ तो हमारे को फैसला क्या, हमारे को तो सिर्फ मिला कागज, उत्पीड़न मिला है। और उस कागज को रद्दी समझते हैं सीईओ, जो एक राजा है, लोक सेवक राजा, जिसकी सब जगह चलती है। वो फोन पे अपनी सजा माफ करवा सकता है जज से। अब ये कहोगे कि आरोप है, नहीं, ये सच्चाई है। हवाई जहाज में बैठे हुए पीठ गठित हो जाती है, हमारे मामले में क्यों नहीं हो रही? हमने तो हजारों पत्र भेजे हैं। एक रिट को एक लेटर को रिट में बदल देती है सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं बदले हमारे हवाई जहाज पत्र? में बैठे बैठे पीठ गठित हो जाती है, चेंज भी हो जाती है। हाँ। पहले गठित होती है, फिर चेंज भी हो जाती है, और आदेश भी किया जाता है। आदेश भी किया जाता है। कपिल सिब्बल जी हैं, मारे हुए वकील साहब जो बड़े बड़े मनु सिंघवी जी हैं, सबको हमने लिखा, लेकिन सब अपने लिए एक दिन में दरवाजा खटखटा के सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी लग जाती है। हमारे मामले में ऐसा क्यों नहीं? अच्छे हम एक आम नागरिक, हमने बड़े बड़े वकीलों को लिखा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लिखा, सुप्रीम कोर्ट लीगल कमेटी को लिखा, नालसा को लिखा, सालसा को लिखा, दालसा को लिखा, कोई ऐसा माननीय गण नहीं छोड़ा जिसको ना लिखा हो। जो ये इंटरव्यू कर रहे थे अभी, मुरलीधर जी और मैडम, 2-4 मैडम थी, और सिंह मैडम थी, राजू जी थे, एसजी ऑफिस, उनको भी लिखा, कोई जवाब ही नहीं देता। एसजी ऑफिस में हमारी मेल है, सीजीआई ऑफिस में हमारी मेल है, चीफ जस्टिस के पास हमारे पत्र हैं, डाक विभाग में उनके सेक्शन 17 में हमारे पत्र हैं, उनके पीआईएल सेक्शन में फोन कर। मैडम आप तो चलो आप पत्रों के जवाब को बात छोड़ो,
फोन पर कोई जवाब नहीं मिलता है। फोन पर जो उनके नंबर, लैंडलाइन नंबर है, 82 नंबर है लास्ट में, 61 है, 70 नंबर है, सबको मिला के देख चुके हैं हम, कोई जवाब नहीं उठाता, कहीं से फोन कोई तक रिप्लाई नहीं उठाता। अब हमने इशू उठवाए, अपने इशू उठवाए, वो जो हमारे मामले से संबंध रखते हैं, उनको हमने सीजीआई सर के सामने भी उठाया, उनको हमने एक निचली अदालत में भी उठाया कि आपको गुमराह किया जा रहा है, कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह हुई है, कोर्ट का कंटेम्प्ट किया जा रहा है, और भी जुडिशियल एरर भी किया जा रहा है, जो सीईओ भी कर रहे हैं, और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश की व्याख्या कर रहे हैं, आदेश को गलत लिख रहे हैं, और एफिडेविट भी झूठा दे रहे हैं, उसके आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। जिसमें हमने उनको बताया कि आप जो आर्टिकल्स हमारे हैं वायलेशन कर रहे हो उसका, और मतलब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कर रहे हो, मिसलीडिंग ऑफ द कोर्ट किया है उन्होंने, इंसल्टिंग ऑफ डिग्निटी, और जुडिशियल एरर है इसमें, वायलेशन ऑफ हमारे फंडामेंटल राइट है, वायलेशन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया कोर्ट ने, अभी तक कर रहे हैं, और अभी तक कर रही है। खुद के गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट के नियम है 2013 के, अब उनका ही पालन नहीं होता। स्टेट कमीशन में जब हमने अपील डाली, जब उनके वकील साहब आए, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था, उनका जवाब देना होता है दूसरे विपक्षी पक्ष को, उसका जवाब दिया, उसमें जो लिखा है, उस एफिडेविट में जो लिखा है वही हमारी अपील के आदेश में लिखा, हमारे को बिना सुने, और जबकि उनका वकील भी उपलब्ध नहीं था। ठीक है जी। और ऊपर से ये देखो, वो एफिडेविट, मूल एफिडेविट फाइल से गायब है, जिसका आदेश कैसे गायब है? आदेश ये कौन बताएगा? उसकी शिकायत हमने भी कर चुके सब जगह करी, सब जगह, सुप्रीम कोर्ट तक करी है, एनसीडीआरसी में भी करी, सुप्रीम कोर्ट को भी करी, और एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट जस्टिस एंड लॉ में भी करी। और आप लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा क्यों नहीं लिया? सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया न्यूज में या कहीं ऐसी जगह पे क्यों नहीं? न्यूज में हमारा गए तो अकाउंट भी बंद करा दिया गया मैडम सोशल मीडिया का। कब कराया गया? अभी एक साल पहले हो गए। और अभी आप अगर आप देखेंगे वहाँ पे कोई जवाब तो देता ही नहीं कोई, जो रिपोर्टर हमारे, जो रिपोर्टरों ने हमारी खबर छापी या हमारी उत्पीड़न और शोषण को दिखाया, उनको नौकरी से निकलवा दिया गया या उनको धमकी दी गई। ऐसे ही एक कोशिश हमारे ऊपर भी की जा चुकी है। हमारे घर एक बार अगवा करने की कोशिश की गई है। किसको? हमें, कोर्ट के बाहर से 9/1/2023 को हमें अगवा करने की कोशिश की गई, दबाव भी डाला गया। और 9/1/23 को ही हमारे घर, 9/1/23 को या 10/1/23, 11 तारीख हम कोर्ट में उपलब्ध थे। 11 तारीख थी, वो 11/1/23 थी। कोर्ट में हमें अगवा करने की कोशिश की गई। जब हम नहीं माने, जब हम उनके अगवा नहीं कर पाए, वो हमें या बिठा नहीं पाए हमारे को अपने साथ में, यही कह लो कि अगवा करने की कोशिश थी वो, जब जबरदस्ती वो अपनी गाड़ी में हमें बिठाने की कोशिश कर रहे थे। और छोटे मोटे, और उसके बाद वो हमारे घर पीछे हमारे घर आ गए, रात को 10 बजे हमारे घर आ गए, जिसकी पुलिस कंप्लेंट भी की गई, लेकिन पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों के पास हमारी कंप्लेंट पेंडिंग है, और सीईओ के खिलाफ लिखित में डीजीपी को भी कंप्लेंट की गई, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, डीओ क्या होता है वो, डिपार्टमेंट ऑफ, ये सीईओ को जो अपॉइंट वगैरह करते हैं, उनको भी कंप्लेंट की गई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सचिव को भी करी गई, मुख्यमंत्री को भी की गई, लेकिन कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया और हमें सीधा आपको मैं एक बात बताता हूँ। मैं मुख्यमंत्री के कार्यालय में कंप्लेंट करने गया, ठीक है, वहां बाहर पुलिस वाले सारा कपड़े वपड़े सब कुछ खुलवा लेते हैं, नंगा करवा देते हैं। वहां पे कागज पेन वैन कुछ नहीं ले आने देते कार्यालय में। कहते हैं कि कार्यालय में आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला, फुट्टी कौड़ी नहीं मिलती, कोई सामान नहीं दिया जाता, कोई कुछ नहीं दिया जाता। ये योगी जी का बहाना है, झूठ है। अच्छा, सरासर झूठ है। या तो उनके वो एप्लीकेशन की रिसीविंग तक नहीं देते, एप्लीकेशन जो देते हो उसकी रिसीविंग तक नहीं दी जाती। सेकंड, और जो अधिकारी वहां एप्लीकेशन लेने आता है, अगर आपने गलती से उससे नाम पूछ लिया, या तो आपको बाहर करवा देंगे या नाम तक नहीं बताते। और एप्लीकेशन को वो कहाँ भेजी कार्रवाई के लिए? दिल्ली। यूपी की एप्लीकेशन दिल्ली कैसे?
यही तो पूछने वाली बात है ना, कौन बताएगा? क्योंकि दिल्ली- योगी तो आके जवाब देगा नहीं। अच्छा, नहीं कौन एप्लीकेशन है आप लोगों दोषी? ने तो वो अधिकारी है ना जो योगी साहब के नीचे काम ये कर रहे तो हैं। वही है कि कंफ्यूज करने वाली बात है कि अगर आप वहां लगा रहे हैं, जानबूझ- आपको यहाँ भेजा जा रहा है, और ये मैडम ये हमारा सिस्टम है। ये न्याय तंत्र और सिस्टम का ब्यूटीफुल फेलियर है हमारा केस, जिसकी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ ना जाएगी, न्यायिक उजागर तंत्र। हो जाएगी आम नागरिक के सामने। और बड़े जो अधिकारी हैं, मतलब बड़े जो माननीय आप ये बताइए कि एग्जीक्यूशन दिल्ली 2014 में 15 में 6 महीने में खत्म हो कोर्ट जाएगा। का आदेश था, हम्म, उसमें कहीं बिटवीन शब्द नहीं लिखा है। फ्रॉम पढ़ के देखिए ना। 500 स्क्वायर मीटर टू, इसी में उसी होगा में ना आदेश आ जाएगा। 500 स्क्वायर मीटर टू 2500 स्क्वायर मीटर। हम्म, ठीक है जी। आज 11 साल बाद इनको बिटवीन शब्द भी दिख गया, 1000 वर्ग मीटर के लिए सहमत भी हो गए, जबकि 1000 क्योंकि वर्ग मीटर की बात नहीं हुई थी। आवंटन हमने 1000 का मांगा था, तो अब क्यों दिखा उनके 1000? उस 1000 को तो ये एनसीडीआरसी नकार चुका था। जब एनसीडीआरसी ने ये स्वीकार कर लिया कि पहला पत्र जो था उनका वो 2500 वर्ग ये मीटर को देखिए यहाँ लेकर लिखा था। फ्रॉम, यहाँ लिख देते हैं वो बिटवीन, या अच्छा। ये शब्द ही खा जाते हैं, ये पूरी लाइन ही उड़ा देते हैं। यहाँ पे शुड कहीं नहीं लिखा हुआ, नहीं। वो उल्टा पढ़ते हैं, वो जानबूझ के। यहाँ पे ये पढ़ते ही नहीं है कि मे मेक अलॉटमेंट, वो कहते हैं जी प्लॉट एरिया 500 से 2500 तक था, तक भी नहीं पढ़ते, 500 से 2500 के बीच में देना था, बीच ऐसे में तो पढ़ते कहीं हो? लिखा ही नहीं है मैडम। और कोर्ट ने आदेश कर दिया और बीच का प्लॉट। बीच का प्लॉट अलॉट कर दिया, जबकि उसमें ना तो आदेश पूरा लिखा हुआ है, ना अलॉटमेंट नंबर है, ना कुछ है। और 4 भागों में बांटी हुई फाइल का, हाँ, हम्म, जो कि हमने अपनी आंखों से देखी। हमने आगे जाके वहां पर बाद में जब हमने सर्टिफाइड कॉपी ली, वो भी हमें साल लग गया, वो भी रजिस्ट्रार की कंप्लेंट करने पर बाद हमें मिला। उस कंप्लेंट पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना राज्य आयोग ने की, ना एनसीडीआरसी ने की, ना सुप्रीम कोर्ट ने की। वहां का जिला आयोग का रजिस्ट्रार भी हमें बोलता है जाओ आप जहां मर्जी इसलिए तो हम कहते कंप्लेंट हैं कर दो, कि हमारा कुछ सुप्रीम नहीं कोर्ट होगा। को जमीनी हकीकत पता नहीं ही पता ही नहीं है। नहीं। वो अपने एसी में बैठे हुए, एसी हाँ। कोर्ट में बैठे हुए आदेश पारित करती है, जहां बाउंसर 2-2 खड़े हैं और अंदर सिर्फ केवल वकील जा सकते हैं। अच्छा महेश पब्लिक जी को तो सुना ही और नहीं जाता। नरेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आप लोग 25 साल से केस कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आप इतनी सारी फाइल्स लेकर के भी आए हुए हैं, आपने बताया कि 20,000 पेज की आपकी फाइल है। हाँ जी। इसको बनाने में आपका जो अपना पर्सनल लाइफ है, जो जीवन है, वो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ? मैडम सबसे पहले तो हमने ये गलती कर दी, इस हमने सिस्टम अदालत से, का रुख किया। इस सिस्टम से हमने अपने लिए कुछ मांग लिया, अच्छा, जो कि उन्हीं एसी की ऑन कर देना। उन्हीं की योजना के अनुसार था। हमने कुछ अलग से नहीं मांगा, अलग से कोई हमारी डिमांड नहीं थी। जो उन्होंने जारी किया वही हमने मांग लिया कि आप दे रहे हो, हम तैयार हैं लेने के लिए। आपने योजना निकाली, मैंने तो नहीं निकाली थी। 2% मांगा। आपने 2% मांगा, मैंने वो दे दिया। आपने मुझे नहीं दिया तो मैं आपके पास फिर वो आया, हाथ जोड़े, तो आपने उसको 2500 में बदल दिया। आपने बदला, मैंने तो नहीं बदला, मैंने तो वही 1000 ही मांगी थी। आपने देखो कितना बड़ा शोषण चल रहा है, कितना बड़ा उत्पीड़न चल रहा है मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ। क्या जाने आने में खर्चा नहीं होता? वही तो आप लोग ठीक है, जाने आने में मेरा समय व्यर्थ हुआ, मेरी जो लायबिलिटी थी और जो मेरा व्यापार था सारा खत्म हो गया। ना मैं नौकरी कर पाया ढंग से, ना मैं अपना व्यापार चला पाया, ना मैं अपने बच्चों को पाल पाया, ना मैं अपने परिवार को रख पाया। तो आप उसके बाद उन्होंने कोर्ट केस जितवा दिया, कोर्ट में चले गए। भाई कोर्ट में वो हार गए एक तरीके से, उसकी अपील तो नहीं करी उन्होंने। फिर जब अपील नहीं करी, अपने आप सहमत होकर उन्होंने एक 2500 का लेटर जारी किया। मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। 6 महीने बाद, शायद 6 महीने तक विचार किया उसके ऊपर, उसके बाद ही जारी किया ना। क्या ये जब कंटेम्प्ट में थे, क्या जब ये वो किसी कंटेम्प्ट में कोर्ट थे। को नहीं दिखा? कोर्ट के जज को नहीं दिखा? पढ़े लिखे नहीं है वो जज, पढ़े लिखे है ना। कोर्ट तो वैसे उसके बाद मेरे परिवार के साथ इन्होंने कितना व्यवहार नहीं किया। मुझे बुलाया, मेरे मुंह पे फाइल मेरे फेंकी को गई। फाइल फाड़ कर फेंकी गई। मैं था, मेरे किसने फादर फेंका थे, था?
सीईओ ने स्वयं फाड़ कर फेंकी। देवाशीष पांड्या जी सीईओ थे उस वक्त, उन्होंने फाड़ी और हमें लात मार के बाहर निकाला उनके बाउंसरों ने। ये ऋतु महेश्वरी जिनको ऋतु सजा हुई महेश्वरी थी, जी ने अपनी वीडियो में कबूला कि मैं कभी पालन नहीं करूंगी, लेकिन हमें कॉपी नहीं दी हमें गई। उस वीडियो की कॉपी नहीं दी गई। अब आप कहेंगे ये भी आरोप है, नहीं, ये सच्चाई है, ये तो जिसको साबित करने के लिए मुझे सबूत उन्हीं से चाहिए, उन्हीं चोरों से चाहिए, असल में उन्हीं गलत इंसानों से चाहिए जो जिन्होंने गलती की। इसलिए हमने कहा था कि इस देश की विडंबना है। ऋतु महेश्वरी जिसके की खिलाफ वीडियो कौन सी शिकायत है, होती आपको कहाँ से? जब कोर्ट ने हमें ऑर्डर आदेशित किया कि आपको उनसे जाकर मिलना होगा, हम उनसे जाकर मिले, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं कि हमारी क्या फाइल हमारे दफ्तर खो- आते ही नहीं है, ये हमारी लोग फाइल- हमारी फाइल खो चुकी है, हमारे से दस्तावेज मांगे जो कि हम हजारों बार उनके पास जमा करवा चुके हैं। आपके सुरेंद्र सिंह जी थे, एक सीईओ थे। हम अथॉरिटी के अंदर पैर रखते थे और वो गायब हो जाते थे। हमारे से कभी मिले नहीं। जिनको दिल्ली में राज्यपाल के पास अपॉइंट किया गया, अपॉइंट किया गया। बाद में हम वहां अथॉरिटी के अंदर गेट के अंदर जैसे ही घुसते थे और सीईओ गायब हो वो जाते कहते थे हमने आपके पीछे मुखबिर छोड़ रखे हैं, जिस दिन आप अथॉरिटी आओगे उस दिन हम नहीं मौजूद होंगे। वो आपको खुद कहते थे? वहां वो उनके जो चमचे हैं, जो नीचे लॉ ऑफिसर वगैरह मिलते थे, उन्होंने खुद हमें बताया कि हम अपने वकील को एक दिन की फीस 4 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, तो आपको ऐसे आसानी से थोड़ी दे देंगे। हमने उन्हें बोला कि 7.5 लाख रखती तो कुल जमीन हमने है। आपके मामले अगर 1000 गज में मान लो। करोड़ों रुपया खर्च किया है, तो हम आपको आसानी से थोड़ी दे देंगे। ये तक बोलते हैं, वो मौखिक तौर पे बोलते हैं। उसका सबूत हम कहाँ से लाके दें? कोर्ट में जो अब बड़े बड़े अधिकारी हैं, मोबाइल जमा करवा देते हैं, मोबाइल को साइलेंट करवा देते हैं, बैग अंदर ले जाने नहीं देते हैं। फाइल जब लेके जाने दी जब कोर्ट ने आदेश किया था, हम और उसको भी स्वीकार करने से मना कर दिया। ऋतु महेश्वरी जी ने उसको भी स्वीकार करने से मना कर दिया। हमने कहा आप लिख के दे दो, आप नहीं स्वीकार कर रहे हो, हम कोर्ट में जाके बोल देंगे। तब उन्होंने उसकी रिसीविंग हमें नीचे खिड़की से दिलवाई। और सीईओ को भी इन्वॉल्व करा उन्होंने, ऋतु महेश्वरी मैडम ने, जो IAS अधिकारी थी। वो उनका नाम था शायद मेघा मैडम थी। अच्छा। जो आजकल DM है। जो लेकिन वो भी मतलब कुछ कर नहीं पाई, हमारी मदद नहीं कर पाई। स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया कोर्ट की तरफ से, लेकिन हालांकि वो भी कौन था? उन्होंने कोर्ट में जाकर झूठ बोला। हमारे को कुछ और बोलते थे और कोर्ट में जाकर कुछ और बोलते थे। सीईओ का ही OSD अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर बनाया भी किसका? कि उसी के अधिकारी को। अच्छा। हमने मांग करी कि आप न्यायाधीश को बनाओ, लेकिन उन्होंने हमारी मौखिक मांग को अनसुना कर दिया। हमने उनसे कहा था कि किसी बड़े जज को बनाओ जो अधिकारी बीच में बैठकर पूरी बात सुने। आप देखो, हम पीड़ित हैं, हाँ। 25 साल से पीड़ित हैं, फिर भी अदालत ही हमें बोलती है कि सच साबित करो कि आपके खिलाफ ही अवमानना पास कर दी जाएगी, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। यह कोर्ट बोलती है हमें, और ये IAS अधिकारी हमें धमकी देते हैं भरी कोर्ट में। क्या आपको मैडम हमें धमकी दी कोर्ट के बाहर, जिन्होंने हमें अगवा करने की कोशिश की थी, और नाम लिया कहते हैं कि आप मैडम को जानते नहीं हो, किस नाले में कटवा कर बोरे में बंद करवा कर फेंकवाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ना आपके परिवार को पता चलेगा। रात को 10 बजे हमारे घर 23 साल में आने का क्या मतलब बनता है, और पुलिस की कार्रवाई ना होने का क्या मतलब बनता है? जबकि हमारी दोनों रिपोर्ट दोनों जगह 100 नंबर पे कॉल की गई थी, और कॉल वाले ने क्या किया कि मेरी बात उन्हीं से करवा दो। किन से? जो जिनके खिलाफ हम बोल रहे थे। कंप्लेंट क्यों? वो हमारे घर में घुस के बैठे हुए थे। कह रहे जी आप मेरी बात कराओ, पहले मैं उनसे समझ लूं। भाई उनसे समझने वाला, मैं आरोपी की कंप्लेंट कर रहा हूं, तू आरोपी से बात कर रहा है। ये देखो, कोई जिप्सी नहीं आई। 100 नंबर पे कॉल होने पे जिप्सी आनी चाहिए थी, चाहे रात को 12 बजे आनी तो चाहिए थी ना। कोई नहीं आया, वो अपनी गाड़ी में आए, अपनी गाड़ी में। आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ इतनी अमानवीय व्यवहार की जा रही है कि वो चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो न्याय प्रशासन हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप लोगों के साथ कोई फेवर ही नहीं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई बयान कर रहे हैं कि उन्होंने
जो क्या-क्या अपनी झेला ड्यूटी है? का है, ड्यूटी क्या-क्या झेला का है? पालन नहीं किया है, चाहे वो कोई भी संस्था रही हो, कोई भी उच्च अधिकारी रहा हो, या कोई भी चाहे दिल्ली सरकार का रही हो, हो। चाहे यूपी का हो, चाहे सरकार सरकार रही हो, या कोई न्यायिक प्राधिकरण या तंत्र रहा हो, ये चाहे किसी ने राष्ट्रपति तक अपनी क्यों ना हो। अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। हमारे मामले में क्यों नहीं निभाई, कैसे नहीं निभाई, इसका कारण कोई नहीं है। मेरे परिवार बर्बाद हो गया, मेरे रोजी रोटी का साधन खत्म हो गया, मैं बेरोजगार हो गया, आत्मनिर्भर बनने चला था, अपना सब रोजगार लगाने चला था, और बेरोजगार बन के रह गया। मेरा परिवार बिछुड़ गया, मेरे परिवार में लोग अपने अपने रास्ते पे चले गए, मैं खाली हाथ रह गया। आज भी खाली हाथ हूं, जबकि आप कागज में देखेंगे तो मुझे आवंटित किया जा चुका है कितना 1000 मीटर, जिसके लिए मैंने आवेदन किया था। जबकि वो 23 साल हर जगह, हर सार्वजनिक जगह पे, हर प्रस्तुति में, हर अपने कमेंट में, हर बयान में वो यह कहता रहा, एक अधिकारी लोक सेवक यह कहता रहा कि मैंने 2500 वर्ग मीटर 7, 11, 14 को आवंटित कर दिया है। तो अब 1000 कहां से आया, जब 1000 मीटर दी ही नहीं जा सकती थी। और मेरा आवेदन तो 1000 मीटर का था, जिसे तो जब उसे दिया ही नहीं, जब उसने कोर्ट ने 2014 में 2003 के पत्र के आधार पर जब हमने सहमति आपस में बांट ली थी, और 2014 में भी सहमति बांटी गई थी, आपस में ली और दी गई थी, 2500 वर्ग मीटर के लिए थी, वो 1000 मीटर की बात ही खत्म हो गई थी। तो अब 1000 मीटर 23 साल बाद, 24 साल बाद कहां से आया निकल के? ये कोर्ट का अनदेखा था। अब आपको क्या लग रहा है कि आपको ये जो आपकी जमीन है, ये कौन एक्चुअल में कहां से मिल सकती है, कौन दिलवा सकता है? उम्मीद तो आज तक नहीं खोई है ना, हमें पूरा विश्वास है, हमें कोर्ट ही आप दिलवाएगी। ऊपर से लेकर के नीचे तक ट्राई कर चुके हो, नीचे से ऊपर तक जा चुके हो, आपने सारे सबकी मदद ले ली, सारी चीजें मतलब अपनी पूरी जिंदगी के 25 साल आपने सिर्फ कोर्ट में ही अपना सत्य न्याय पर विश्वास नहीं छोड़ा है, वही हमें दिलवाएगा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बने न्याय का जरिया, चाहे वो कोई और बने, चाहे राज्य आयोग बने, चाहे वो कोई अभी आपका जो मुकदमा है वो कौन लड़ रहा है? कोई नहीं लड़ रहा है, क्योंकि हमारे वकील साहब को डरा धमकाकर ये भगा देते हैं, मना करवा देते हैं। कोई भी वकील हो, कोई भी वकील। अभी हाल फिलहाल में हमारी जो अपील थी, उसमें उन्होंने हमारे वकील को डराया, क्योंकि हमारे वकील से बात हुई थी कि वो हमारा केस आगे तक पहुंचाएंगे, लड़ेंगे। उन तक हमारी इतनी बात हुई थी कि वो हमारा पूरा साथ देंगे, लेकिन वो बीच में छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? उनका निजी रीजन क्या बताते हैं कि वो मौखिक तौर पर बोलते हैं कि हमारे पर बहुत प्रेशर है। प्रेशर कौन डालता है मैडम? वो IAS अधिकारी के अलावा कौन डालेगा? कोई जज साहब तो डालेंगे नहीं, कोई बड़े वकील साहब तो डालेंगे नहीं कि तुम केस छोड़ दो, क्योंकि तो वो तो वकील साहब तो प्रोफेशनल है। जज साहब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो तो खुद आके बोलेंगे नहीं भाई तुम वकील हो, हटा दो इस केस से। तो प्रेशर तो किसी ना किसी के सहारे ही उन्होंने डाला होगा। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने पत्रकारों के ऊपर भी डाला, न्यूज वालों के ऊपर भी डाला। आज एक पत्रकार आता है, हमारी न्यूज छापता है कि यह उत्पीड़न हो रहा है, यह शोषण हो रहा है, यह आदेश है, इसके बावजूद पालन नहीं हुआ, इन्हें स्वरोजगार लगाने का मौका नहीं मिला। मेरे को तो वंचित किया गया ना, IAS ने वंचित किया। सब पेपर दिखा रहे हैं, तो ये कोर्ट को भी तो दिखना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जब वो अखबार में खबर छाप देता है, तो उसको धमकी मिलती है हम तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे, और उन्होंने निकलवा दिया। दूसरी जगह जाके उसको नौकरी करनी ही पड़ी। उसको इतना प्रेशर था कि वो अब हमारी खबर छापने को मना कर देता है। हम छपवाते नहीं है मैडम, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। खबर तो वो अपने आप छाप रहे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है। पत्रकार की एक ड्यूटी है सच को उजागर करना। ऐसे ही उन्होंने उजागर किया, ऐसे ही अधिवक्ताओं की है, तो अपनी फीस लेकर सच को उजागर करना। ऐसी कोर्ट के समक्ष कोर्ट की ड्यूटी, ऐसी कोर्ट की ड्यूटी है उस सच का पालन करवाना, उस आदेश का पालन करवाना, सच को जिताना, न्याय देना। लेकिन सब ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबाव में, किसी ना किसी कारण से, अब वो कहते हैं कि हमने फोन करवाकर अपनी सजा माफ करा ली, यह पत्र देकर गुमराह कर दिया कोर्ट को और अपना आदेश प्राप्त कर लिया। हमारी अवमानना की तलवार लटक रही थी, वो हट गई। हम आपको 25 साल नहीं देंगे। ये क्या जमीनी हकीकत किसी बड़ी कोर्ट को, बड़े जज को, बड़े वकील को, किसी को दिखाई नहीं देती कि
आम जनता को एक कैसे एक लोक सेवक जो तनख्वाह केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ही लेता है, वो अगर घुमा फिरा के देखा जाए तो आम नागरिकों का पैसा है। वो जब हमें एक छोटे से नागरिक को मूर्ख बना रहा है, कोर्ट को गुमराह कर रहा है, तो वो उस पद पे रहने लायक है? तो पता नहीं वो योजना चला रहा है। ये संस्था किस लिए बनी थी? आम हित में, आम नागरिकों के हित में यह प्राधिकरण बनाया गया था। तो वो क्या हित करेगा आम नागरिकों का? वो तो अपनी जेब भरेगा। भी मान चुकी है कि वो सकारात्मक रुख नहीं वहां जाओ सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। क्या आप सुविधा शुल्क जमा कराते तो आपको अब तक जमीन मिल चुकी होती। अपने तो सुविधा शुल्क कौन सा है, कौन सा देना ये है तो आपको? कुछ नहीं बताते मैडम। सुविधा शुल्क जमा करवाते, उनका वर्डिंग सुनो, सुविधा शुल्क जमा करवाते, किसके पास कोई जवाब नहीं है। कहाँ जमा कराएं, कितना जमा कराएं, कोई पत्र नहीं है इसके रिगार्डिंग। हमने पूछा कि क्या सुविधा शुल्क है, क्या निजी स्वार्थ है आपका, ये तो बता दो, लेकिन कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं जी हमें आपके मामले पे बोलने के लिए मना किया गया है, हम आपके मामले पे कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, हमने आपको इतना बता दिया, हमने जो आदेश प्राप्त करना था कर लिया, आप अब जहां मर्जी लड़के आ जाओ, जीत के आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं देंगे। अच्छा, हम आज भी खाली आते हैं। न्यायिक आदेश 40 से ज्यादा न्यायिक आदेश समेत कार्रवाइयां, कथन, रिपोर्ट आदि हमारे पास है, लेकिन हमारे खालियात किसी को नहीं दिखते। क्या हम आज भी वंचित हैं अपना स्वरोजगार लगाने को? भटक रहे हैं एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस, फुटबॉल की तरह हमें लात मारी जा रही है। 250 से ज्यादा तारीखें भुगती हैं कोर्ट के अंदर, 250 से ज्यादा पढ़ा सालों में। जज माननीय जज साहब पढ़े लिखे हैं। 2014 के आदेश पढ़े लिखे जज नहीं किए, उसके बाद भी जो जज साहब हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, उस आदेश को पढ़ना जानते हैं। ऐसे ही IAS अधिकारी पढ़ना जानता है। उसने दोनों ने मिलकर ही, IAS अधिकारी ने मिलकर सोच समझकर 7/11/14 का लेटर जारी किया था। वो लेटर या वो 2500 वर्ग मीटर किसी को क्यों नहीं दिखा? वो प्रीवियस टर्म्स एंड कंडीशन किसी को क्यों नहीं दिखा? वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्री होल्डर वो किसी को क्यों नहीं दिखा? वो कंसीडरेशन करना प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर जो मांगी गई थी प्राधिकरण द्वारा ही, जो जमा करवाई गई थी हमारे द्वारा, 2 बार नहीं 3 बार, एक बार 1000 मीटर की, दूसरी बार 2500 मीटर की, तीसरी बार कोर्ट के आदेश करने के बाद 2500 मीटर की। तो 3 बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा है, दस्तावेज जमा है, पूरे दस्तावेज प्राधिकरण के पास, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि एक परिवार भुगत रहा है। झूठी FIR कराई गई उसके रिगार्डिंग, हमारे को अगवा करने की कोशिश की गई, हमारे घर आकर धमकाया गया। पूरी फैमिली थी हमारी घर पे मौजूद, उस वक्त पूरी ज्वाइंट फैमिली है हमारी, पूरी फैमिली मौजूद थी और हमारे घर वाले डर गए। तभी हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ी कि भाई ये कहां से आ गए, 23 साल में तो आज तक आए नहीं। 3 लोग आए थे, बनाया कागज देने का, जबकि हम तो कोर्ट में मौजूद थे, तब भी कागज दिया नहीं उन्होंने, कोई कागज नहीं दिया हमें। और वो उस वक्त भी जब हमारे घर में मौजूद थे तब भी कोई कागज नहीं देके गए वो हमें। ये बहाना था सिर्फ उनका। और CEO के बयान होना बाकी थे इस केस में, वो कोई बयान नहीं लिए गए। कोर्ट के आदेश हैं जिसमें 100% अनुपालन करना होगा और आवेदन के समय की दर पे देना होगा। उसके बाद 1000 वर्ग मीटर क्यों हो गया? कोर्ट ने बोला कि 251 की प्रोसीडिंग हम तब करेंगे जब हाई कोर्ट कोई निर्णय देगा। हाई कोर्ट ने तो फाइल वापस दे दी, उन्होंने फाइल वापस ले ली, तो उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। 340 का मुकदमा करने के लिए उच्चली कोर्ट ने ही आदेश कर रखा है, राज्य आयोग ने जिला आयोग को आदेश कर रखा है कि 340 का मुकदमा CRPC का और 195 CRPC के तहत CEO पर मुकदमा चलाओ झूठे एफिडेविट के लिए। आज तक नहीं चला, तो फिर भी निष्पादन कैसे बंद हो गई, एग्जीक्यूशन कैसे समाप्त कर दी गई, केस बंद कर दिया गया। कैसे बंद कर सकता है मैडम? तो कोई फाइनली अभी आपका केस बंद नहीं हुआ है ना? बंद हो चुका है मैडम, केस बंद हो चुका जिला है, आयोग से बंद हो। जिला आयोग नहीं से तो बंद आप तो आपके पास अभी है मौका कि आप उसे दोबारा रीओपन करा लीजिए। नहीं, वहां रीओपन जब होगा नहीं। जब बड़ी अदालत चाहेगी। हाँ तो बड़ी अदालत में हमने अपील करी, उसने हमें बिना सुने, बिना हमारी को फाइल देखे, उस CEO के दबाव में
यह आदेश पारित कर दिया कि हम नेशनल के आदेश का संशोधन मांग रहे हैं, जबकि हम वैध उपेक्षा और एस्टोपल प्रोमेसरी एस्टोपल के उल्लंघन पे गए थे कि हमारे को ये 2,500 का पहले जारी हो चुका है, दर्प को लेकर एग्जीक्यूशन डाली गई थी, जिससे आपने इसको पूरे मामले को ही पलट के रख दिया। तो लेकिन कोर्ट ने हमारी बात सुनी ही नहीं। और अब आप अंतर्राष्ट्रीय उसमें जाइए, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में विकल्प आप चुन सकते हैं। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय में नहीं, अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें सुने। ये नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एक विकल्प है आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि आप पूरी तरीके से हिंदुस्तान, मेरे को नहीं लगता है अंतर्राष्ट्रीय लागू होता है हमारे उसमें। आम नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट लागू नहीं होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए लागू होता है, बड़े बड़े अमीरों के लिए लागू होता है। आपका जो केस है, जिस केस के लिए आप कर रहे हैं, आप उसमें कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। नहीं मैडम, मैंने शायद कहीं पढ़ा था, पहले तो पूछूंगा किसी से अगर कोई विधिक राय मिल गई इस मामले पर कि हम वहां जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा पूरा मामला तो सुना ही नहीं था, वो भी चूक कर गई एक तरीके से। अभी भी आपको उम्मीद है ना कि, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़ी, न्याय आपको मिलेगा। कोई बात नहीं मैडम, इस जीवन काल में नहीं मिलेगा, फिर जन्म लेंगे, न्याय उपरांत मिलेगा, वो मरण उपरांत मिलेगा, या अगले उम्मीद तब भी नहीं खोई हमने कि मरण उपरांत भी शायद न्याय मिलेगा, शायद साथ में लगाते हैं। ये कहना है कि देश भारत की बात हो रही है, जहाँ की न्यायिक व्यवस्था पर बहुत गर्व किया जाता है कि यहाँ हमारा केस एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस न्यायिक व्यवस्था पर, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। यहाँ आपने राष्ट्रपति को लेटर लिख दिया कि हम भैया जब इच्छा मृत्यु के लिए सभी लोग कार्रवाई करने से एक उस लोक सेवक पर जो बचते रहे ऊंचा उठकर आदेश पारित कर देता है अपने आप ही, कभी 25/1 को, कभी 9/8 को, उससे डरते हैं, उससे बच रहे हैं। तो मैडम आप सोच लेना उस लोक सेवक की पावर और एक कहाँ कोर्ट की पावर। मौखिक तौर पे वो बहुत कुछ बोलते हैं कि हमने आपके केस पर इतना पैसा खर्च कर दिया तो आपको आसानी से दे देंगे, इतनी पावर खर्च कर दी तो आपको आसानी से दे देंगे, आपको इतने वकील हमने खर्च कर दिए। लेकिन वो तो आपका हक बनता है ना। हाँ, मेरा हक बनता है, कोर्ट के कागजों में बनता है, लेकिन वो दे तो नहीं रहे। वो कौन करवाएगा, वो कौन दिलवाएगा? वो कहते हैं कोर्ट ही आपको दिलवाएगी। तो हमने इसलिए कोर्ट पे पूर्ण विश्वास रखा हुआ है, न्याय पे पूर्ण विश्वास रखा हुआ है, न्याय तंत्र पे पूरा विश्वास है। चाहे अभी तक वो फेल हुआ, लेकिन हम मानते हैं कोई तो ऐसा जज आएगा, पास होगा, कभी तो वो एक दिन आएगा कि वो हमारे को सुनेगा। जैसे वो बोलते थे ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो हम बोलते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। सुप्रीम कोर्ट में कभी ना कभी तो न्याय मिल ही जाएगा। देखते हैं मैडम, वो दिन पहले आता है या हमारी मौत। ये सोचने वाली बात है हमारी न्यायिक व्यवस्था पर। ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक व्यक्ति जो 25 सालों से एक चीज के लिए लगा हुआ है, उसे मिल ही नहीं रहा, अब वो न्याय के लिए जाए तो जाए कहाँ? सिर्फ इसलिए कि जो जिनके खिलाफ वो खड़ा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, वो ऊंची पद पर है, उनके पास पैसा बहुत है। रूल ऑफ लॉ है का मैडम? रूल ऑफ लॉ में लिखा हुआ है हर एक व्यक्ति कानून से ऊपर, कोई भी व्यक्ति नहीं। कानून की नजर में सब बराबर। हाँ, सब बराबर, लेकिन है कहाँ? यहाँ पर तो कहीं नहीं दिखता, इस केस में तो खास तौर पर नहीं दिखता। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बहुत से आदेश हैं यहाँ पर वो कहती है कभी कि कागजी अनुपालन नहीं माना जा सकता, रूल ऑफ लॉ सब पे लागू होता है, आपका 6 महीने में एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है। आप जाके देखिए तो सही जमीनी हकीकत। एक आदमी है, मैं अपने केस की बात नहीं करता हूँ, एक आदमी है जिसने 2014 में केस जीता, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का मामला है, उसने भी 2014 में केस जीता था नेशनल आयोग से, उसका भी पालन आज तक नहीं हुआ है। जब उनकी 500 गज की प्रॉपर्टी है, वो अंडरटेकिंग दे चुके हैं, मैं कोई केस नहीं करूंगा, वो पूरे पैसे जमा करा चुके हैं। उनकी एग्जीक्यूशन जो 6 महीने में समाप्त होनी चाहिए थी, उनकी भी 7 साल से चल रही है। तो ऐसे ये नहीं कि सिर्फ आपके साथ नाइंसाफी हुई है, बहुत से लोग बहुत होंगे मैडम। एक 35 साल 75 साल के बुजुर्ग थे,
जो केवल 2.5 लाख रुपए उन्होंने जमा कराए थे एक फ्लैट के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को। ठीक है जी, उन्होंने बिना कुछ बोले कहा 1 महीने में उनके पास अवसर था कि वो आवंटन को रद्द करवा सकते थे। उसी अवसर में उन्होंने अपना आवंटन रद्द करवा लिया कि मुझे ये फ्लैट पसंद नहीं आया। मैंने जरूर अप्लाई जरूर किया था, लेकिन अब मैं नहीं चाहता। अभी अलॉटमेंट नहीं हुई थी और ना ही अलॉटमेंट का कोई ड्रॉ हुआ था। पहले ही एप्लीकेशन दे दी। वो पैसे भी उन्हें हाई कोर्ट से आदेश लाकर उस कोर्ट में डीएम के पास जाना पड़ा, तब उन्हें वो पैसे अभी भी मिल गए हैं, नहीं मिले हम उनके टच में नहीं है, लेकिन तब तक नहीं मिले थे। ये 2024 तक का मामला है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का मामला। आप ये कहना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बहुत ज्यादा इस तरीके की करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल, जो लोग फंसे हैं वो फंसी जा रहे हैं, क्योंकि कोई देखना ही नहीं चाहता। जमीनी हकीकत कोई देखेगा आके, जो जांच करेगा। अभी आप सिंपल सी बात आई थी ना, आप उसको देखें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हुआ है। यूपी सरकार की भी विफलता का कारण दिखाती है कि यूपी सरकार भी इसमें विफल है, क्योंकि वो यूपी सरकार के अंडर मुख्यमंत्री से बड़े हैं आईएएस अधिकारी, प्रधानमंत्री से बड़े हैं आईएएस अधिकारी। 2014 में हमें उम्मीद थी कि वो हमारे को कार्य कराएंगे, हमने उनको भी पत्र लिखे। 15 दिन में उन्होंने बोला था कि हम आपका मामला सॉल्व कर देंगे। 15 दिन में इसका समाधान दो, हमें तो नहीं मिला। रवि कुमार एनजी है इस वक्त आईएएस, उन्होंने भी यही बोला था, हमें वादा किया था कि 15 दिन में आपका मामला सॉल्व कर देंगे। जो नीचे अधिकारी हैं, क्या नाम है उनका, सौम्य श्रीवास्तव जी, उन्होंने टांग अड़ा रखी है। अच्छा, उन्होंने साफ साफ बोला था, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे मैं आपका पत्र देखकर, आपकी पूरी फाइल देखकर, आपसे मुलाकात करके यह इस फाइल का निस्तारण कर दूंगा, मतलब कि इस समाधान, आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। लेकिन सौम्या श्रीवास्तव जी ने हमें उनसे नहीं मिलवाया दोबारा, ना उन्होंने हमें बुलाया, क्योंकि उनकी बातों में अधिकारी की बातों में आकर वो कार्रवाई कर रहे हैं। जी को ना मिलने के लिए फोन किया था, वो अधिकारी की बातों में आकर कार्रवाई कर रहे हैं रवि कुमार एनजी, क्योंकि अगर कंटेम्प्ट की सजा हुई तो रवि कुमार एनजी को होगी, या जो भी पद पर कार्यरत होगा उसको होगी। जैसे ऋतु महेश्वरी कार्यरत थी तो उनको सजा हुई थी, ऐसी अब इनको नोटिस हुआ था। अब आगे कोई आएगा या वो ही रहेंगे, तो उनको अगर कोर्ट ने हमारी सुनी तो कंटेम्प्ट पे उन्हीं को सजा देगी। आप देखेंगे सरकार भी केवड़ा खेल करती है। उनको सजा हुई, उनको बाहर कर दिया। ठीक है, जो किसी दूसरे सीईओ को ले आए, हर बार यही बोल देते हैं जाके कि हम तो ये नए हैं, हम तो अभी आए हैं। यही बहाना बनाते हैं। आप ये देखिए, मेरा स्वप्न था एक वर्कशॉप स्थापित करना, ठीक है जी, मेरा स्वरोजगार था। अगर मैंने वो स्वरोजगार लगाया होता, मैंने लिख कर दिया था कि मैं 300 आदमियों को सन 2000 में नौकरी दूंगा। 300 आदमियों को, जो मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें मेरे को पक्का तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मेरे भी लाया नहीं, अभी उसमें देख के बता देता। तो मैंने शायद ये लिख के दिया है कि मैं 300 लोगों को स्वरोजगार, अपने स्वरोजगार के अंतर्गत रोजगार दूंगा। तो अगर मैंने 300 लोगों को उस वक्त रोजगार दिया होता तो मेरी आज की पोजीशन कहाँ होती। और कोर्ट यह भी देखने में विफल रहा कि उसने स्टैंड चेंज किया, सेवा में कमी की, लापरवाही बरती। कब? 2014 के डिग्री जारी होने के बाद उसका पालन में, यह देखने में तो विफल हो गया ना कोर्ट, असमर्थ रहा, बिना साक्ष्य देखे सब कुछ पारित कर दिया उसने। लेकिन यह देखा ही नहीं, और ना ही कहीं, चलो हम तो कहते हैं चलो वो भूल जाता, इन सब की सजा वगैरह की बात भूल जाता, लेकिन लिखता तो सही, कहीं साक्ष्यों के बारे में लिखता तो सही, उकेरता तो सही। उसके बारे में वो बात रह गई थी जब वो ऋतु महेश्वरी जी ने कैसे बोला, जब कोर्ट ने हमें बोला ऋतु महेश्वरी जी से मिलने के लिए, सीईओ आईएएस अधिकारी से मिलने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के, जिसमें वो सीईओ थी ऋतु महेश्वरी। जब हम उनके ऑफिस गए, हमारे फोन बैग सीईओ ने मिलना था, हमने कोई उनसे पर्सनल वो नहीं था, फ्लाइट मोड पे डाल दिया हमने, बैग वैग रख दिया और कागज जो है नीचे जमा करवा दिए। जब उनके पास मिले तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी बिना इजाजत के, जबकि कोर्ट के कोई आदेश नहीं थे। फोटो खींची हमारी, तो हमने उनकी कॉपी मांगी। उस वीडियो में जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई उसमें मैडम ने स्पष्ट तौर पे बोला था कि हम आदेश का पालन नहीं करेंगे।
उस वीडियो की कॉपी हमारे द्वारा मांगने पर हमारे जबरदस्ती साइन करवाए गए कि आपकी अटेंडेंस है। कोई हम आरोपी थे वहां पर जो हमारे साइन कराए गए ब्लैंक पेपर पे कॉलम में जबरदस्ती, और वो ना तो कोर्ट में जमा करवाए गए ना हमें दिए गए, ना उसकी कॉपी दी गई। के रूप में मांगे, अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस के रूप में मार्क करते हुए। हालांकि उस पर कोई ऐसा नहीं लिखा था ये अटेंडेंस है, उसमें बाकी अधिकारियों के नाम नहीं लिखे थे। अगर अटेंडेंस होती तो जो वहां पे 10 अधिकारी मौजूद थे तो उनके नाम लिखे होते। बिल्कुल ठीक है, तो वो जबरदस्ती की गई हमारे साथ। वो जबरदस्ती बिना इजाजत, बिना कोर्ट के आदेश के वीडियो बनाई गई जिसमें वो बोला गया। अगर उसकी कॉपी कोर्ट में जमा हो जाए तो हम देखें कोर्ट कैसे कार्रवाई करती है या नहीं करती है। क्योंकि एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी कैसे अहंकार युक्त होकर ये सीधा बोल रहा है हम आदेश का पालन नहीं करेंगे। ये मैडम के सीधा साफ साफ वर्डिंग है, उसमें रिकॉर्डेड है, जो उन्हीं के पास है, कॉपी उन्हीं के पास है, हमारे पास नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे देश हमारे की भावना है कि शिकायतकर्ता के पास ही जाकर, आरोपी के पास ही जाकर शिकायत को सोल्व करने के लिए बोला जाता है। आरोपी के पास ही शिकायत कर रहे हैं आप अपनी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमें भेजा भी जाता है और उच्च अधिकारियों द्वारा। जो कोर्ट है अपने खुद फैसले लेने से डरती है क्या? एक उच्च अधिकारी के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ फैसला कोर्ट को लेना था, ना कि उस प्रशासनिक अधिकारी को लेना था। और वो एक्चुअल में आरोपी है किसका? आदेश का पालन ना करने का, आदेश का पालन ना करने का। और उसी के पास आप हमें जाके बोल रहे हो, भी दी गई है कि बोल रहे हो कि मामले का समाधान कर लो, इनसे 2 करोड़ रुपए इनको मुंह पे मारो और आप इनको इस केस से बाहर रफा दफा करो, जो कि ये कभी इस केस को दाखिल ना कर पाए। ऐसे बोलते हैं लोग हमें। अच्छा, आईएएस अधिकारी ऐसे बोलते हैं मुंह पे हमारे फाइल फाड़ के। ऑन रिकॉर्ड ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे फाइल ऑन रिकॉर्ड तो हमारे कागज ही हैं, हमारे कागज हैं, कागज का पालन ही तो नहीं होता। और जो मौखिक बातें हैं उसका तो कोई भी नहीं मानेगा। मौखिक बातें तो सिर्फ बताने के लिए हैं कि ऐसा हमारे साथ बीता, शोषण ऐसे हुआ, उत्पीड़न ऐसे हुआ, प्रताड़ित हमें ऐसे किया गया। जो उसका सबूत हम कोर्ट में अपने आप को खड़ा करके दे सकते हैं बस, कि हाँ हम सत्य से बोल रहे हैं बस, और हमें जो देना है। मैं कहता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे सकती तो देश की कोई अदालत न्याय नहीं दे सकती। आप हमें लिख के दे दीजिए, हमें सरेआम, हम इसमें अगर एक भी वाक्य झूठ बोल रहे हो या अगर आप न्याय नहीं दे सकते, हमारे ऊपर तख्ती लगाकर सरेआम अपराध है, इंडिया गेट पर, लाल किले पर या संसद भवन में सरेआम चौक पर, बीच चौराहे में फांसी दे दी जाए परिवार सहित, और नीचे लिख दिया जाए इनका न्याय मांगना अपराध है था, जभी हमने इनको फांसी की सजा दी, जिससे आम नागरिक कभी डरे और न्याय सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, केस कम हो जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जाएगा, केस कम हो जाएंगे, लोअर कोर्ट नहीं जाएगा, केस कम हो जाएंगे, और डरेगा। बहुत अंदर तक आहत हो चुके हैं न्यायिक व्यवस्था नहीं, हम फांसी मांगने के लिए सीजीआई से तैयार हैं, इच्छा मृत्यु मांगने के लिए प्रेसिडेंट से तैयार हैं, और सामने खड़े करके जो भी है आ जाए हमारे सामने, पूरे भरी चौराहे पर आ जाए, अगर पूरी कोर्ट लगा ले बड़े चौराहे में, और हम गलत हो दे दिया तो हमें दे दे फांसी, हमारे सामने सार्वजनिक तौर पे आ जाए, हमें दिखा दे कहाँ दे दिया, हमारे कौन से साइन है वहां पे, कब दे दिया, कैसे दे दिया, कहाँ है प्लाट, रजिस्ट्री दिखा दें, कब्जा दिखा दें, पहचान दिखा दें, कोर्ट ही दिखा दे, कोर्ट आ जाए या दिखा दे हमें कहाँ है। कोर्ट ने कह दिया ना संतुष्टि पूर्वक, इसका मतलब उन्होंने, कोर्ट ने भी झूठ बोला। देखिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि लोगों तक आप लोगों की ये परेशानी जाए, वो समझे कि किस तरह की परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। और दूसरा ये कि इससे ये भी खुलासा होता है कि नोएडा में जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर बहुत से ऐसे एलिगेशंस, ऐसे केसेस चल रहे हैं जहां लोगों का पैसा फंस रहा है। हाँ जी। तो उसके बारे में भी लोगों को पता चलेगा। और हमारी तो ये सबसे बड़ा उदाहरण तो वो रजिस्ट्री वाला है, एनबीसीसी और पार्श्वनाथ और वो बतेरे बिल्डर हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दे सकती है, बहुत सी चीजें हैं। तो आपकी बात सत्य है। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से बहुत से लोगों का दिमाग खुले, उन्हें समझ में आए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। और आप लोगों ने अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रखी है,
आई होप कि आप लोगों को इन सब चीजों में कुछ रिलीफ मिले और कुछ हम आपके बेनिफिट माध्यम मिले। से यह कहना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिवक्ता हमारी मदद करना चाहता हो पिटीशन बनवाने में, सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होने में, सच को उजागर करने में, तो हमें संपर्क कर सकता है। हमारा संपर्क नंबर 8800298757 है। मैं शिकायत करता भी हूँ, डिग्री धारक भी हूँ, NCDRC से पास 2014 की डिग्री है मेरे पास, लेकिन वो सिर्फ कागजी है, जिसे कोई नहीं देखता, कोई अनुपालन नहीं करता, कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ उसका आज तक, और कोर्ट अपने ही आदेशों को पालन करवाने में विफल रहा। हमारे को कोई न्याय नहीं मिला। आज कुल 25 साल हो गए, 44 आदेश, कथन, रिपोर्ट आदि नोटिस सब कुछ है हमारे पास, सब प्रूफ है, लेकिन कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो आयोग हो, कोई भी है देखने के लिए तैयार नहीं। कोई सरकार देखने के लिए तैयार नहीं, कोई राष्ट्रपति देखने के लिए तैयार नहीं, किसी को सच से कोई मतलब नहीं। वह सब के सब न्याय देने में हमें विफल है। प्रशासनिक अधिकारी एक से दूसरे पर डाल देता है, न्यायिक अधिकारी एक से दूसरे पर डाल देता है, सच कोई बोलना नहीं चाहता, लिखना नहीं चाहता, आदेश कोई देना नहीं चाहता, पूरा आदेश का पालन करवाना नहीं चाहता। अब हम आखिरी जो आज की स्थिति है वो ये है कि रिव्यू डाला गया है उसी आदेश पर जो CEO के एफिडेविट के आधार पर जारी किया गया, उसमें लिखी बात पर जारी किया गया। हमारी अपील में हम गए थे, अपील हमने प्रोमिसरी एस्टॉपल और वैध उपेक्षा पर डाली थी, जो कि बदलकर हमें यह दिख दिया गया कि हम तो NCDRC का संशोधन मांग रहे हैं। सर 25 साल हो गए लड़ते लड़ते, जो मांगा नहीं वह हमें देने की कोशिश की जा रही है, दबाव डाला जा रहा है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है। निष्पादन भी थोप दिया, जबकि उसका पालन सुप्रीम कोर्ट हुआ ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश हम पे थोप दिया, क्या आपने वापिस ले ली। हाई कोर्ट ने आदेश थोप दिया कि उनको याचिका वापिस दे दी, हमारी बात लिखे बिना हमें स्वतंत्रता दे दी कि आप जाके निष्पादन आयोग लड़ लो। अरे भाई पहले 25 साल लगे, पहले 25 साल फिर लड़ लो। पहले फर्स्ट केस लिया लगा कि 2005 से 2014 तक चला, सेकंड केस चला 2014 से 2024 तक चला, अब थर्ड केस फिर लड़ लो। फिर चौथा आ जाएगा, हाँ जी आपने ये नहीं जमा कराया, अब इस पे लड़ लो। फिर पांचवा आ जाएगा, हाँ जी आपकी टोपी खराब थी, आपकी टोपी आ गई वीडियो में, इसलिए आप इस पे लड़ लो, है ना। तो ये कोई ना कोई बोलता रहेगा, ये कोई ना कोई आदेश करता रहेगा, या CEO टांग अड़ाते रहेंगे, क्योंकि उनके पास पावर है, उनको अपनी जेब से पैसा नहीं खर्चना और उनकी अपनी तनख्वाह से पैसा नहीं खर्चना। मूल एफिडेविट गायब है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें जो लिखा था वही उल्लेखित कर दिया गया आदेश में, यह किसी को नहीं दिखा। 28/5/24 को तारीख का थोड़ा डिफरेंस है, कोर्ट में, जिला आयोग में हमने उस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने जो उस पत्र में लिखा था 28 वही का वही आदेश उतार दिया। वही आदेश में लिखा हुआ है। क्यों? हमारी बात तो नहीं लिखी कभी भी ऐसे। हमारे जो प्रूफ थे उनको दरकिनार कर दिया गया, स्पेशली 10/9/2014 के पत्राचार थे, उनको दरकिनार किया गया है। हमारी सहमति को दरकिनार, हमारी जो 2500 वर्ग मीटर के लिए सहमति दोनों पक्षों द्वारा ली और दी गई थी, उसको दरकिनार किया गया। तथ्यों, परिस्थितियों और साक्ष्यों का दमन कर फाइल को हिस्सों में बांटकर आदेश पारित किया गया। आरोप नहीं, सच्चाई भी है, यह सच्चाई है। और इसमें जिन जिन के नाम लिए गए हैं वो भी सिर्फ सच्चाई के लिए बताए गए हैं, कोई उन पर आरोप नहीं लगाया गया है। जो सच्चाई मौखिक तौर पर उजागर की गई है, यह एक सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए या आम नागरिकों को बताने के लिए ही उजागर की गई है। यह उनको कटघरे में लाने के लिए उजागर नहीं की गई है। यह कार्रवाई जो करेगा, इसको देखकर जो भी कार्रवाई करता है तो सुप्रीम कोर्ट में करे। सुप्रीम कोर्ट अपने आप इस पर संज्ञान लेती है या क्या करती है, तो वो अपने आप कार्रवाई करे उन IAS अफसरों पे जो IAS अफसर राजा की तरह कार्य कर रहे हैं, आम नागरिकों को पीड़ित कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। उसका जवाब हम सुप्रीम कोर्ट से ही चाहते हैं, न्याय हम सुप्रीम कोर्ट से ही चाहते हैं, अपना स्वरोजगार हम सुप्रीम कोर्ट से ही चाहते हैं। वो AC में ना बैठे, वो जमीनी हकीकत, आम नागरिकों की जमीनी हकीकत देखे। वो कुत्तों को न्याय देने में तो
सही रही, जल्दी की उसने, लेकिन एक आम नागरिकों को, इंसानों को न्याय कब देगी? हम जैसे मूर्ख इंसानों को जो एक अपना स्वप्न देखते हैं, अपना कभी कोई ऐसा आम नागरिक अपने घर का सपना देख रहा है, कोई अपने रोजगार का सपना देख रहा है, कोई अपने दुकानों की सेव कर रहा है, कोई अपना आवंटन पाता है, चाहता है, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रही है। उस जमीनी हकीकत को, हमारे परिवार उजड़ गए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, सरकार ने वादा कुछ किया, अब कार्य कुछ और कर रही है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, वोट मांगते समय सब वो बोलते हैं कि हम आपके लिए साथ खड़े हैं, आपके लिए साथ खड़े हैं, लेकिन कोई नहीं आता। चाहे वो विपक्षी गण ही क्यों ना हो, विपक्षी का नेता राहुल गांधी ही क्यों ना हो, उसकी बहन क्यों ना हो, उसकी माँ सोनिया गांधी क्यों ना हो, सबको लिखा, विपक्षी के नेता को, विपक्षी के कानूनी मंत्री से फोन पर बात करी, व्हाट्सएप किया, उसको मेल करा, कोई नहीं देखता। लोकपाल को लिखा, और भी प्रशासनिक अधिकारी थे जो कार्रवाई कर सकते थे। ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन मनोज सिंह जी को लिखा, मनोज सिंह जी के पास पूरी पावर थी उसको कार्य हल करने की, लेकिन उन्होंने भी नहीं देखा। सीबीआई, सीबीसी, डीआईजी, डीजीपी और ईडी तक को लिखा, ईडी को भी लिखा कि इस मामले में कार्रवाई करो। इस मामले में सुविधा शुल्क मांगा जाता है, हमसे जबरदस्ती की जाती है, जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश की जाती है। भरी अदालत में जबरदस्ती साइन करवाए गए कि हाँ जी ये कागज आपने स्वीकार कर लिया, हमने तो उस पर लिखा था हम हमें आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय प्रदान करें, और वो बहाना बना रहे हैं इस पत्र को देकर। वो भी कोर्ट ने अलाउ कर दिया, वो भी कोर्ट ने अलाउ कर दिया, बिना देखे, बिना आपत्ति को सुने। आपत्ति के लिए समय हमें नहीं दिया। बड़े आदमियों की अपील एक दिन में सुन ली जाती है, निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक। हमारी अपील आज तक नहीं सुनी गई। एक दिन में क्या, हमें स्टे तक नहीं दिया गया, हमें स्टे तक नहीं दिया गया। उन्हें दो तीन स्टे दे दिए, 16 तारीख दो जगह से स्टे मिले, राज्य आयोग से भी और जिला आयोग से भी। जी, क्यों? आप लोगों के अंदर बहुत सारा अभी है भरा हुआ कि किस तरीके से आप अपनी बात को, अभी तो हम सही तरीके से तो अब अभी नहीं पा रहे। इसकी सच, जितने आप प्रताड़ित हुए हैं, सच कौन देखेगा? हमें तो नहीं लगता। अब ये देखना है कि मौत पहले आती है या सुप्रीम कोर्ट हमें पहले सुनती है, न्याय देती है या नहीं देती है। ये तो उसी के हाथ में है, क्योंकि सेवा प्रदाता तो जज होता है। जो जज, माननीय जज साहब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, माननीय एनसीडीआरसी में बैठे हैं, सब हमारे लिए माननीय गण है। हम सभी से विनती कर सकते हैं और झोली फैला के भीख मांग सकते हैं कि मौत पहले दे दो, फांसी दे दो, इच्छा मृत्यु दे दो या न्याय दे दो, कुछ तो दे दो, सब रोजगार लगाने के लिए ही दे दो। ये आपके सेक्रेटरी साहब हैं कंज्यूमर अफेयर के, उनसे डायरेक्ट बात हुई, उन्होंने बुलाया, उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास भेजा, उनसे बातचीत हुई, उनको फाइल दिखाई गई, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आज तक कार्रवाई का कहाँ, कोई कार्रवाई नहीं। चलिए, हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत से लोगों को पता चलेगा और इवन उनको भी पता चलेगा जिनकी कंप्लेन आप बता रहे हैं कि इन लोगों ने किया है। मैडम वो सीधा सीधा धमकी देते हैं, वो कार्रवाई नहीं, वो हल नहीं करेंगे इस समस्या को। वो सीधा सीधा हमें धमकी देते हैं मरवाने की, अगवा करने की, वो मामले को भाई आपको लटका के रखेंगे, अभी आपके पास एक केस ही है ना, आपके ऊपर बीसीओ केस लगा देंगे। सीधा आईएएस अधिकारी थे, से भी वो लॉ ऑफिसर एसपी सिंह जी हमारे ऊपर ये बोलते हैं कि आपके ऊपर 2500 केस जब लग जाएंगे ना, तब देखेंगे आप अपना स्वरोजगार कैसे लगाते हो। ये धमकी देते हैं हमें वो खुल के भरी कोर्ट में, और कोर्ट उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। हमारे पास तो पावर ही नहीं है। आप क्रिमिनल कोर्ट में जाके कंप्लेंट करो इसकी। अरे 25 साल एक केस में लगे, 50 साल दूसरे केस में लगा दें, क्योंकि भारत देश में सबसे बड़ी विडंबना है, जो आरोप लगाता है उसी को सत्य साबित करना है। कोर्ट को क्या करना है फिर, या पुलिस जो न्यायिक जांच करता है उसको क्या करना है? फाइल तक तो पढ़ते नहीं है। आप फाइल आप दे दो, आपकी फाइल को बंडल बोल के फेंक दिया जाता है कि इस बंडलों को साइड करो। भाई आपके आदेश हैं, आपने मांगे, आप ही कहते हो कि पिछले पूरे रिकॉर्ड कोर्ट में जमा होने चाहिए। आप एफिडेविट मांगते हो कि कोर्ट रिकॉर्ड हमने जमा कर दिए। जब आप कोर्ट में जमा आपके द्वारा ही मांगेगा ना, रिटर्न सबमिशन, आर्गुमेंट, ग्राउंड और तथ्य, फैक्ट, ये सब डेट और इवेंट
आप ही मांगते हो, तभी तो फाइल मोटी बनती है, और फिर आप उसको पढ़ते नहीं हो। जब आप पढ़ते ही नहीं, जब आप साक्ष्य देखते ही नहीं, तो फैसला क्या देते होगे? ये एक बड़ा सवाल है न्यायतंत्र पर, बिल्कुल, कि फैसला कैसे देते हैं? राम भरोसे, जो कि कई लोग मान चुके हैं कि हमने राम भरोसे फैसला दिया है। कोई बात नहीं, देखते हैं। देख रहा है कोई है जो है। कोई है? यहां नहीं देख रहा, ऊपर देख रहा होगा। ऊपर भी कोई जगह है, या वो तो वैसे हमारे अंदर ही बैठा है? जो देख रहा है वो हमारे अंदर ही है, जो कभी तो न्याय का फैसला करेगा। अब इस ऐसे नहीं करेगा, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो बजाएगा तो सबकी बजाएगा, और ऐसी बजाएगा कि हमें तो न्याय देगा, या हमारी जो बजा रहा है वो अच्छी बजा रहा है। हो सकता है हमारे ऐसे ही कर्म हो, इसलिए हमें कोई आज तक अपना स्वरोजगार तक नहीं लगा पाए, और ये ऐसा ही हमें भुगतना था। हमारे कर्मों में लिखा था कि न्याय तंत्र भी एक खूबसूरत हमें इनाम देगा, फेल होकर अपने आदेश का पालन नहीं करवाकर एक IAS अधिकारी से। न्याय की खूबसूरत विफलता, तो यह न्याय की खूबसूरत विफलता, असफलता और असमर्थता साबित होती है हमारे केस से। जो पढ़ना चाहे हम हाजिर हैं, जहां बुलाना चाहे हम हाजिर हैं। संपर्क करिए, फिर बताइएगा। धन्यवाद।